क्लास 11th की इंग्लिश में अब तक कुछ नहीं पढ़ा ना, तब भी तुम्हारे इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स आए, तुम धूम मचा के आओगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं भाई? 2 किताबें तुम्हारी, हॉर्नबिल और दूसरी स्नैपशॉट्स। हॉर्नबिल में चैप्टर ही सिर्फ 5 है। सिलेबस ही तुम्हारा ऐसा है कि अगर एक रात पहले भी तुमने थोड़ा सा स्मार्टली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया तो तुम मैक्सिमम मार्क्स लेके आओगे। वेलकम बैक एवरीवन, तुम्हारा बड़ा भाई क्लास 11th में भी तुम्हारे लिए हाजिर हो चुका है, तुम्हें इंग्लिश की जबरदस्त रिवीजन कराने के लिए। इसमें मैं तुम्हारी कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं। हॉर्नबिल की बुक, पोएम, उसके बाद स्नैपशॉट्स और जो भी तुम्हारा राइटिंग सेक्शन है, सब कुछ मैं कवर कराऊंगा, टेंशन मत लो। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में हॉर्नबिल की वन शॉट रिवीजन। बस मुझे सुनते चले जाना। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा, अब तक किताब खोल के नहीं देखी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आंखें भी खोल के रखना, कान भी खोल के रखना, हाथ में एक पेन ले लो, एक रजिस्टर ले लो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता जाऊं बस लिखते चले जाना। देखना कैसे सारी चीजें तुम्हारे यहां बैठ जाएंगी और एग्जाम में धूम मचाओगे। दोस्तों, शुभारंभ करने से पहले मैं चाहता हूं सब लोग एक साथ कमेंट में अपना नाम लिख दें और उसके आगे लिख दें I will score 80 by 80। भाई खुद को सबसे पहले बताना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, खुद को पता होना जरूरी है। अब ये जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे इस बुक के अंदर, वो चैप्टर्स नहीं है यार, वो रियल लाइफ की कहानियां, मजेदार कहानियां। पहला चैप्टर है तुम्हारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। भाई जब मैं इस चैप्टर के बारे में सोचता हूं ना, मुझे बहुत इमोशनल फील होने लगता है। जानते हो क्यों? ये कहानी है एक दादी की, राइटर की दादी की कहानी, ग्रैंड मदर की कहानी। अब दादी क्या तुम्हारी नहीं है? दादी क्या मेरी नहीं है? ठीक है, आज वो इस दुनिया में ना रही हो, लेकिन हमने अपनी दादी और नानी को एक बार कभी जिंदगी में देखा जरूर होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। अब दादी का प्यार जो है, क्या उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? नहीं भाई, दादी नानी सबकी सेम होती हैं। वो तुम्हें वैसे ही प्यार करती हैं जैसे तुम्हारी मम्मा तुमसे प्यार करती हैं। अब उनकी ही कहानी, कैसे एक दादी का रिश्ता अपने पोते के साथ था, कैसे वो उससे बड़ा प्यार और स्नेह करती थी, वो पूरी कहानी बताई गई है तुम्हारे चैप्टर में, जो कि लिखा है खुशवंत सिंह साहब ने। बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत प्यारे राइटर हैं। वो उनकी अपनी रियल स्टोरी बता रहे हैं कि उनकी दादी के साथ उनका क्या कनेक्शन था। दोस्तों, सच में ये स्टोरी नहीं है, ये जज्बात है, फीलिंग्स है, इमोशंस है एक दादी की एक पोते की तरफ। और उस पोते ने अपनी दादी को अमर कर दिया उनके ऊपर चैप्टर लिख के। क्या ये बात तुम्हारे दिल को नहीं छू रही? आओ मैं बताता हूं कैसे इसको पढ़ना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, मेरा बच्चा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, और साथ में रियल लाइफ से भी इसको कनेक्ट करेंगे, ताकि हमें मजा भी आए, हम फील भी कर पाए, इमोशनली कनेक्ट भी हो पाए। और चलो देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो तुम्हें पता होने ही चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सुन लो। रिंकल्स, अब दादी उनके रिंकल्स होंगी, यानी उनके झुर्रियां होंगी। रिंकल्स मतलब झुर्रियां। एब्सर्ड मतलब बहुत बेतुका, अजीब। स्टेल मतलब जो बासी रोटी होती है उसको बोलते हैं स्टेल, बासी, मस्ती। रोजरी मतलब जो मोती होते हैं ना, माला होती है, उसको बोलते हैं रोजरी, रोजरी माला, ठीक है। बीट्स किसको बोलते हैं? दानों को बोलते हैं, जो माला के दाने होते हैं क्या बोलते हैं? बीट्स बोलते हैं। चिरपिंग, जो बर्ड वो चिरपिंग उसको बोलते हैं। क्लैस्प मतलब जकड़ लेना, किसी चीज को कस के जकड़ लेना, ऐसे लिपटा लेना, क्लैस्प करना। और क्या कहते हैं? माइल्ड का मतलब बहुत सौम्य, कोमल, या फिर जेंटल, बहुत जेंटल में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बहुत आराम से, उसको बोलते हैं माइल्ड, ठीक है। और रिसाइट मतलब सुनाना, कोई चीज सुनाने को क्या बोलते हैं? रिसाइट करना। ओके। डिस्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा तंग हो जाना, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। अब इसका एक लॉन्ग आंसर, एक समरी मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं। ध्यान से बस सुनते जाओ, आंख बंद करके, मेरे को सिर्फ सुनोगे भी ना, तुम्हें सब कुछ फील होगा। दोस्तों, ये कहानी है ऑथर की, उसकी दादी के साथ उनके रिश्ते कैसे थे। आइए शुरू करते हैं। द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द रियल स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। सच्ची कहानी है ऑथर की अपनी ग्रैंडमदर के साथ जो रिश्ता वो बताया। The grandmother was an old woman with a wrinkled face। ग्रैंडमदर कैसी हैं? भाई एक ओल्ड वुमन है जिनका रिंकल्ड फेस है। कैसा फेस है? रिंकल्ड फेस है, बिल्कुल रिंकल्ड फेस है, मतलब उनकी बहुत सारी झुर्रियां आई हुई हैं। यही तो है ना? हाँ जी, बिल्कुल यही है, रिंकल्ड फेस है उनका। ओके। और क्या है? और क्या है? और कैसी दिखती है दादी? दादी पहले दिखती कैसी, उसके बारे में बताया गया है। और आगे क्या बता रहे हैं? इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये बड़ा मुश्किल है विश्वास करना, that she had once been young and pretty। अब उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो जब अपनी जवानी में थी, जब दादी माँ अपनी जवानी में थी, तब वो बड़ी प्रिटी लगती थी, बड़ी खूबसूरत लगती थी। लेकिन अब वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हैं, इतनी ज्यादा उनकी रिंकल्स हैं, बूढ़ी दिखती हैं कि लगता ही नहीं कि वो भी कभी जवान रही होंगी। हमारी दादी और नानी कैसी होती हैं? ज्यादातर की तो बूढ़ी ही होती हैं, बूढ़ी दादी माँ कहा जाता है इसीलिए क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी होती है जब तक हम बड़े होते हैं तब तक, ठीक है। इवन हैड अ हस्बैंड, ये विश्वास करना भी बड़ा मुश्किल है कि कभी वो भी जवान रही होंगी, कभी उनके भी पति रहे होंगे, ये भी यकीन नहीं होता।
आगे बढ़ते हैं। शी वॉज शॉर्ट, अब उनके बारे में बताइए कैसी दिखती है। शॉर्ट है, थोड़ी सी शॉर्ट है कद काठी में, फैट है, थोड़ी सी मोटी सी है, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई है। दादी माँ ऐसी तो चलती है, ऐसे झुक के तो चलती है, बस उनका नेचर बताया गया। आगे बढ़ते हैं। शी यूज टू वॉक अराउंड द हाउस इन वाइट क्लोथ, वो घर में व्हाइट कलर के कपड़ों में घूमा करती हैं, सफेद कलर के कपड़े पहनती, क्योंकि अब उनके हस्बैंड नहीं रहे, वो अब एक विडो है। आ जाता है। She kept her one hand resting on her waist and the other hand was telling the beads of her rosary. एक हाथ उनका ऐसे अपनी कमर पे रहता है और दूसरे हाथ में उनके माला होती है, और उसकी वो माला के दानों को वो जपती रहती हैं, ऐसे ऐसे माला को जपती रहती हैं। ये उनका रूटीन है, ये उनका काम है, ऐसे वो जिंदगी गुजारती हैं। इन इनिशियल डेज, शुरुआती दिनों में, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। भाई जब वो छोटे थे, ऑथर खुशवंत सिंह जो थे, जब वो बच्चे थे, तब वो और उनकी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दरअसल जब हम छोटे होते हैं ना, हमारी पहली दोस्ती पता है किससे होती है? वो हमारे दादा या दादी से होती है। वो हमारे सबसे पहले फ्रेंड बनते हैं। वो हमें स्कूल लेके आते हैं, स्कूल लेके जाते हैं, वो हमसे बातें करते हैं, हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, बल्कि हमें चीज़ भी दिलवाते हैं। आपके दादा दादी या नाना नानी ने आपके साथ ऐसा रिश्ता जरूर कभी ना कभी रखा होगा। तो ऐसे ही ऑथर खुशवंत सिंह साहब भाई अपनी अपनी दादी के साथ उनकी बहुत जमती थी, बड़े अच्छे दोस्त थे शुरुआती दिनों में जब ये गाँव में रहते थे। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जो खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे ना, वो शहर चले गए थे कमाने के लिए, सेटल होने के लिए, और वहां पे गांव में ऑथर को, जो खुशवंत सिंह थे, उनको गांव में दादी के पास छोड़ के चले गए थे कि आप यहां पे रहो और हम वहां जा रहे हैं, ठीक है। अब दादी माँ क्या करती थी? शी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। अब दादी क्या करती थी? पूरा ख्याल रखती थी, खुशवंत सिंह का पूरा ख्याल रखती थी। सुबह उसे उठाती थी, उनको नहलाती थी, उन्हें नाश्ता कराती थी, चपाती पे ऐसे बटर लगा के उनको खिलाती थी, उनका स्कूल के लिए जो थैला होता था, बस्ता होता था, उसको रेडी करती थी, उनको अपने साथ स्कूल लेके जाती थी, और फिर मंदिर भी लेके जाती थी। वहाँ पे उनको धर्म कर्म की बातें भी सुनाती थी। तो वो पूरा ध्यान रखती थी, किसका? ऑथर का। इसलिए दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। क्या क्या करती थी? और शी यूज्ड टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द डे। उनके लिए सारी चीज, स्लेट वगैरह, जो पढ़ने जाते थे स्लेट वगैरह उनके बस्ते में डालना, उनको तैयार करना, एंड सेंड हिम टू दी स्कूल, और स्कूल भेज देती थी। शी वॉज अटैच्ड टू दी दैट वॉज अटैच्ड टू दी टेम्पल, और जो स्कूल जो था वो मंदिर के पास ही था, तो वहां पे उसको छोड़ने चली जाती थी। शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और उनका रोजाना का काम था भाई जो स्क्रिप्चर्स होते थे, धार्मिक ग्रंथ किताब पढ़ने के। यानी शी वॉज अ वेरी रिलीजियस लेडी, बहुत रिलीजियस लेडी भी थी। द ऑथर अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन सेट ऑन द वेरेंडा सिंगिंग अल्फाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स। जो ऑथर था और उसके जो दोस्त हुआ करते थे, वो क्या करते थे? वरामदे में बैठ जाते थे, अल्फाबेट्स, जो कि अल्फाबेट्स होते थे वो उनको गाते थे, और जो प्रेयर्स होती थी, जो भजन होते थे, उनको भी वो गाते थे। मतलब बहुत बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, दादी माँ उन्हें सिखाती थी कि गाओ, खेलो, खाओ, कूदो, ये सब उनके साथ चलता था। चलो, बहुत प्यारा सा रिश्ता था। फिर क्या होता है? ऑन देयर वे बैक टू दी होम, जब वापस वो घर आ रहे होते थे स्कूल और मंदिर से, शी यूज टू गिव द स्टेल चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स। लेकिन दादी माँ इतनी रिलीजियस थी कि खुद भी धर्म कर्म का काम करती थी, माला भी पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स भी पढ़ती थी, और भजन भी गाती थी। साथ में रास्ते में आते हुए ना जो जो कुत्ते होते थे, उनके लिए जो बासी रोटी होती थी वो भी उन्हें डालती हुई आती थी। इतनी प्यारी थी हमारी दादी माँ। आगे बढ़ते हैं। अ टर्निंग पॉइंट अराइव्ड इन देयर रिलेशनशिप। एक टर्निंग पॉइंट आता है इनके रिलेशनशिप में। क्या है वो टर्निंग पॉइंट, अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या अब तक ये कहानी पूरी समझ नहीं आई कि हाँ भाई ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसकी कहानी है? ऑथर है, एक ग्रैंड मदर है, उन दोनों के बीच का खूबसूरत सा रिश्ता है। ऑथर और ग्रैंड मदर क्या थे? बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। कैसे फ्रेंड्स थे? फ्रेंडशिप एक तरफ का रिश्ता नहीं होता है, फ्रेंडशिप में कुछ करना पड़ता है, दोनों तरफ से प्यार देना पड़ता है, एफर्ट्स मारने पड़ते हैं भाई, ऐसे ही फ्रेंडशिप नहीं हो जाती। दादी माँ पूरा ख्याल रखती थी ऑथर का। क्या क्या करती थी? उसको सुबह उठाती थी, उसका स्कूल बैग तैयार करती थी, उसको खाना खिलाती थी, स्कूल छोड़ने जाती थी, और आते हुए जो डॉग्स होते थे उनको खाना भी खाना दे के उनको भी जाती थी। तो दादी माँ बहुत अच्छी थी, वो ऑथर के लिए बहुत कुछ करती थी। ये सब हमने अभी इसमें देखा, राइट? आगे बढ़ जाते हैं। अब टर्निंग पॉइंट क्या आता है? टर्निंग पॉइंट ये आता है व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम टू लिव इन द सिटी। अब उसके जो पेरेंट्स थे वो सेटल हो गए थे घर में, शहर के अंदर, वहां घर ले लिया था उन्होंने, शहर में सेटल हो गए थे। अब उन्होंने दादी माँ को और ऑथर को शहर बुला लिया। ओके, तो दे कॉल्ड देम टू लिव इन द सिटी। टर्निंग पॉइंट क्या है मेरा बच्चा? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी बताओ। एक बार सब लोग कमेंट में लिखते चले जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट बात तुम्हें लगता है कि तुम भूल ना जाओ, तो एक बार कमेंट में भी लिखते जाओ, रजिस्टर में भी लिखो, बार बार लिखो कि एक टर्निंग पॉइंट क्या आता है। ठीक है, आ जाओ। अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है कि दादी माँ क्या क्या करती थी ऑथर के लिए, वो गुड फ्रेंड्स कैसे थे,
तो वो सारी चीजें कि उसको सुबह उठाती थी, नहलाती थी, स्कूल ले जाती थी, नाश्ता कराती थी, बैग तैयार करती थी, ये सब कुछ देखा था। दूसरा क्या था? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या आता है? टर्निंग पॉइंट ये आता है कि जब वो शहर में चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स उसको शहर में रहने के लिए बुला लेते हैं, दादी को और पोते को आ जाते हैं। द ऑथर यूज्ड टू गो टू द इंग्लिश स्कूल। अब वो एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे ऑथर जो थे हमारे। इन अ मोटर बस। अब वो मोटर बस में जाते थे, दादी अब उसके साथ नहीं जाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और रास्ते में कोई कुत्ते भी नहीं होते थे। शी नो लॉन्गर accompanied him to the school. She could not help him in studies as everything was in English language या another language. अब सारी चीजें बदल चुकी थी। अब ना रास्ते में कोई कुत्ते थे जिनको वो खाना दे पाते थे, ना रास्ते में कोई टेंपल था, ना वो अब उसको छोड़ने जा पाती थी दादी माँ, जैसे पहले छोड़ने जाती थी स्कूल के लिए, है ना। अब वो सब नहीं होता था। साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शी वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम इन स्टडीज। वो अब उसकी हेल्प भी नहीं कर पाती स्टडीज के अंदर। पहले तो उनको पढ़ा देती थी, सिखा देती थी, अल्फाबेट सिखा देती थी, भजन वगैरह उसको बुलवाती थी कोरस के साथ पूरा पूरा, लेकिन अब वो ये नहीं कर पाती थी क्योंकि अब जो उसकी पढ़ाई थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी, अनदर लैंग्वेज में थी, एंड शी कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट अनदर लैंग्वेज। ये चेंज आया था। एग्जाम का सबसे बड़ा क्रक्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा, मेरा बच्चा एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंडमदर एंड ऑथर। ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, ये आपको आंसर पता होना चाहिए। एक बार घोंट लो, ठीक है, 3-4 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। She was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. उनको बहुत बुरा लगता था, बहुत मुश्किल महसूस करती थी कि यार यहाँ पे ना इस नए वाले स्कूल के अंदर तो यार यहाँ पे कुछ गॉड की धर्म कर्म की बातें ही नहीं है, यहाँ पे जो धार्मिक किताबें वो भी नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो उनको ये चीज़ बुरी लगती थी, तो बहुत डिस्ट्रेस रहती थी, दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। आ जाता है एंड द स्क्रिप्चर्स एंड दैट्स व्हाई डिसअप्रूव्ड द न्यू सिलेबस। और वो जो नया सिलेबस था, नई पढ़ाई थी, वो उसको पसंद नहीं करती थी, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल को पसंद नहीं करती थी। आ जाते हैं व्हेन द ऑथर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब हमारे ऑथर खुशवंत सिंह और बड़े हो गए, अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे। अब दादी पोते के रिश्ते में बदलाव आना शुरू हो गया। पहले तो तब अलग हुए जब गांव से शहर में आए, और अब ये यूनिवर्सिटी जा रहा है बच्चा, पूरे अलग होंगे। अब देखना क्या होता है। Author went to a university. He got a separate room in his house and the bond had broken now. पहले दादी माँ और पोते दोनों साथ में रहते थे, बट जब बच्चा बड़ा हो गया, खुशवंत सिंह बड़े हो गए, अब यूनिवर्सिटी की बारी आई जाने की, अब जब उनकी उम्र तकरीबन 18-19 साल हो चुकी है, तब अब वो अलग सेपरेट रूम में रहना शुरू हो गए, और यहां से द बॉन्ड हैड ब्रोकन। बॉन्ड टूट चुका था, अब दादी पोते एक साथ नहीं थे। सोच के कितना अजीब और बुरा लग रहा है। और जितनी भी मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा हूं ना, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी दादी मेरे माइंड में चल रही हैं, एंड ऑफ कोर्स शी इज नो मोर, बट यस आई मिस हर बैडली। तो ये चैप्टर इसलिए मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है पढ़ाना, बिकॉज इससे इमोशनल चैप्टर 9th to 12th में सबको पढ़ाता हूँ, इससे मुश्किल चैप्टर मुझे कोई नहीं लगता। मुश्किल इसलिए क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ सारे जज्बात जुड़े हुए हैं। आई कैन इमेजिन माई ओन दादी माँ हियर, एंड शी वॉज एज नाइस एज ऑथर्स ग्रैंड मदर, और सब सेम ही लगता है मुझे, वो भी ऐसी ही थी, एंड मेरी रोल मॉडल वो थी। सो बहुत प्यारा चैप्टर लगता है मुझे। आ जाते हैं, अब दादी और पोते का बॉन्ड ब्रेक हो चुका था, टूट चुका था। ग्रैंड मदर रियली टॉक टू एनीवन इन द हाउस नाउ। अब ग्रैंड मदर किससे बात ही नहीं करती थी, कोई था ही नहीं, क्योंकि वो अब उनकी सोच के नहीं थे वो लोग। बच्चा था तो प्यार था तो बात हो जाती थी, बट अब बच्चा बड़ा हो चुका है। शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस, और उन्होंने अपनी लोनलीनेस को, अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया था। अब आगे क्या होता है। ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस एंड फीडिंग टू द बर्ड्स वाज हर डेली रूटीन। भाई ब्रेड को तोड़ के पंछियों को देना, पहले कुत्तों को देती थी, अब पंछियों को देती थी, वो उनका डेली रूटीन हो चुका था। द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स, हर हेड, सम इवन ऑन द शोल्डर्स। अब पंछी आते थे, पक्षी आते थे, कोई उनके सर पे बैठता था, कोई कंधों पे, कोई उनकी टांगों पे बैठ जाते थे, और वो उनको खाना देती थी। व्हेन द ऑथर decided to go abroad for further studies, जब ऑथर डिसाइड करता है टू गो अब्रॉड, अब्रॉड जाने के लिए, फॉर फर्दर स्टडीज के लिए, she came to the railway station to leave him off. she came, वो आती है रेलवे स्टेशन उसे छोड़ने के लिए, but not looked sentimental, लेकिन वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल या इमोशनल नहीं होती है। In fact, she continuously recited her prayers and kissed him on the forehead. वो बस अपने वही माला जपती रहती हैं, वही अपनी जो जो दाने होते हैं माला के, वो उसको पढ़ती रहती हैं, और बस वो उसके माथे को चूमती हैं और कुछ नहीं कहती है। बिकॉज शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस। उन्होंने समझ लिया था कि अब बदलाव आ चुका है,
अब ये मेरा पोता मेरे से उतना कनेक्टेड नहीं रहा है, अब ये बड़ा हो गया, अब हमारे बीच वो चीज नहीं रही है। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, when he came back home, जब ऑथर घर वापस आता है अब्रॉड से पढ़ने के बाद, his grandmother was there, उसकी ग्रैंडमदर वहां थी, कहां, टू वेलकम हिम बैक, उसका वेलकम करने के लिए। वो उससे मिलती हैं, अपने पोते को देखती हैं, 5 साल बाद देखती हैं और उसको ऐसे गले से लगा लेती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। उस वक्त भी वो अपनी माला ही जप रही होती हैं। ऑथर कहता है कि वो उसे अब भी वैसी लगती है जैसे पहले थी, यानी बहुत बूढ़ी। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब इससे ज्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, ऐसा ऑथर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग शी गॉट इल। अब जब घर आ जाते हैं तो शाम को ना जो दादी माँ थी थोड़ा अलग बिहेव करती हैं। वो रोजाना की तरह पूजा पाठ नहीं करती, बल्कि जो मोहल्ले की औरतें होती हैं ना, उनको बुला लेती हैं और उनको इकट्ठा करके पुराना सा ड्रम लेती हैं और गाना गाती हैं, ऐसे ऐसे बजा के गाना गाती हैं। कौन से गाने गाती हैं, जब कोई वॉरियर्स होते थे ना, जो घर आते थे, जो योद्धा होते थे, वो जब घर आते थे, उनकी घर वापसी पे जब जो गाने गाए जाते थे वो वाले गाने गाती हैं। खूब गाते, इतना गाते थे कि ऑथर और उसके घर वालों को रोकना पड़ता है, उन्हें स्टॉप करना पड़ता है कि भाई आप थक जाओगे, इतना गाना मत गाओ। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो बीमार पड़ जाती हैं। She got ill. The doctor told, डॉक्टर बताते हैं, that डॉक्टर ने बताया that it was a mild fever and it would go. डॉक्टर कहता है कोई नहीं है, हल्का फुल्का बुखार है, सही हो जाएगा। लेकिन ग्रैंडमदर को पता होता है। ग्रैंडमदर कहती है द ग्रैंडमदर टोल्ड दैट हर एंड वाज नियर, कि अब मैं नहीं बचूंगी, मेरा काम हो गया, अब मेरा दिन पूरे हो गए, अब मेरा जीवन खत्म है। She did not want to waste time. वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी टॉकिंग टू समवन, किसी से बात करके। सो शी केप्ट रिसाइट करते, मेरा बच्चा एक बार लिख लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिसाइट करती रहती हैं, ऐसे रिसाइट करते रहते हैं, अपने जो माला थी उसी को जपती रहती है। रिसाइटिंग हर प्रेयर्स लेइंग ऑन द बेड, वो बेड पे होते हैं और ऐसे माला जपती रहती है, किसी से कोई बात नहीं करती है, बस इन्हें कहती है कि मुझे पता है मेरा वक्त आ गया है, मेरा समय आ चुका है, मैं मर जाऊंगी अब। और फिर क्या होता है, फिर वो होता है जो नहीं होना चाहिए, द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस हैंड। ऐसे वो रोजरी जो माला होती है उसको ऐसे ऐसे दानों को पड़ रही होती है और एकदम अचानक से वो माला उनके हाथ से ऐसे नीचे गिर जाती है और दादी माँ मर जाती है। अब शी डाइड, वो मर चुकी है, मर जाती है ऐसे ही, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। All the sparrows could be seen in the veranda. लोग तो मर जाते हैं, लेकिन उनके जो साथ रहने वाले लोग होते हैं वो तो उन्हें याद रखते हैं, उन्हें याद करते हैं। इंसान याद ना करें, लेकिन परिंदे तो करते हैं, जानवर तो करते हैं। वो जो चिड़िया जिनको वो खिलाती थी, पक्षी जो थे उनको खिलाती थी, वो आते हैं, देखते हैं कि दादी माँ की ऐसे लाश पड़ी हुई है, लाल कलर के कपड़े में, कफन है, कॉफिन है, पूरा कॉफिन नहीं कहना चाहिए, उनकी अर्थी है वहाँ पे रखी हुई है, और अब उनको जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। चिड़ियाँ ये सब देखती हैं। उस दिन वो खाना नहीं खाती हैं। ऑथर की जो मदर होती है वो उनके लिए खाना लेके आती है, रोटी का टुकड़ा, लेकिन कोई भी पक्षी खाना नहीं खाता था, क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि उनकी जो सबसे प्यारी दोस्त थी, जो दादी माँ थी, वो अब नहीं रही। शी हैज डाइड, वो मर चुकी है। द स्पैरोज कुड बी सीन इन द वेरेंडा मॉर्निंग हर डेथ। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो स्पैरोज थे, जो बर्ड्स थे, वो भी दादी माँ की मौत का विलाप कर रहे हैं, और इस तरह से दादी माँ हमें छोड़ के चली जाती है। दैट्स द स्टोरी ऑफ द ग्रैंड मदर, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी पेन्ड बाय खुशवंत सिंह। एंड दोस्तों, ये पूरा चैप्टर था। अब आके मैं बता देता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई टेल यू दोस्तों, इस चैप्टर में तुम्हें क्या याद रखना है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। पहली चीज तो कि ऑथर का जो रिलेशनशिप था दादी माँ के साथ, वो तुम्हें पता होना चाहिए। जो मैंने लॉन्ग आंसर कराया उसमें सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड हैं। रिलेशनशिप भी कैसा कि भाई शुरुआत में कैसा था, बचपन में वो स्कूल छोड़ने जाना, वो सारी चीजें आ गई। सेकंड जब वो सिटी में आ गए थे तब रिलेशनशिप कैसा था, और फिर जब वो यूनिवर्सिटी में चला गया था तब क्या हुआ था, तो तब वो अकेली पड़ गई थी। शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस, उन्होंने अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया था। ये 3 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि जो दादी माँ थी वो स्कूल, जो इंग्लिश जो न्यू स्कूल थे, उसको पसंद क्यों नहीं करती थी। तो वहां बता देना, क्योंकि वो अदर लैंग्वेज में था तो वो हेल्प नहीं कर पाती थी स्टडीज में। जो हमने लिखा हुआ भी है, लॉन्ग आंसर में हमने लिखा हुआ भी तो है, ये रहा, इसमें हमने लिखा हुआ भी है कि क्यों नहीं पसंद करती थी। वो सारे रीजन यहाँ पे मौजूद भी थे कि भाई सब कुछ इंग्लिश में था, उसमें गॉड की बात नहीं होती थी, उसमें स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाए जाते थे, तो वो सब उनको पसंद नहीं आता था। ये तुम्हें याद रखना है, मोटा माटी इसके अंदर यही है। और जब दादी माँ मर गई थी तो उस वक्त की कंडीशन क्या थी, उन्होंने क्या कुछ अलग किया था, वो है। वही सवाल तुम्हारे इसमें रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं मेरा बच्चा। और
अगर तुम्हें ये लॉन्ग आंसर याद रह गया तो तुम कोई भी आंसर बहुत इजीली इसी में 1-2 लाइन कम बढ़ती करके आराम से लिख सकते हो मेरा बच्चा। और अगर तुम्हें आंसर लिखने में कहीं भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आएगी ना, ये रही टॉनिक सीरीज, ये देख लेना, ये देख के चले जाना। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। सिटी स्कूल में क्या क्या 3 ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे, वही तुम्हें बताना है कि इंग्लिश मीडियम में था, हेल्प नहीं कर पाते थे, गॉड और स्क्रिप्चर की बात उसमें नहीं हुआ करती थी, ठीक है। और क्या था, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। जब बच्चा बड़ा हो गया था तो वो अपना जिंदगी कैसे गुजारती थी, तो वो रिसाइटिंग करती रहती थी, क्या अपने जो रोजरी थी उसके बीट्स को रिसाइट करती रहती थी, है ना, पूजा पाठ का काम करती थी, चिड़ियाओं को खाना देती थी, ये सारे काम कौन करती थी, दादी माँ करा करती थी, ठीक है। और क्या था, और उन्होंने अपने जो सिक्लूजन था, उनका जो लोनलीनेस था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो किसी से बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी। एक क्वेश्चन ये है कि 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। जब वो बड़ा हो गया था तो ग्रैंडमदर कैसे अपना जीवन यापन करती थी, तब वो उनकी लाइफ कैसी थी। तो वो ऐसी थी कि सबसे पहले तो शी हैड एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन, हर लोनलीनेस। ये लाइन लिख डालो यार, एक बार कमेंट में लिख डालो, याद रहेगा। फिर और क्या करती थी वो, और क्या करती थी वो, ना एक स्पिन व्हील होता है ना, चरखा जिसे बोलते हैं, वो उसमें लगी रहती थी, उसमें अपना टाइम लगा के रखती थी। दूसरा, वो जो पूजा पाठ का काम था, प्रेयर्स होते थे, अपने ट्रेम्बलिंग लिप्स से अपने प्रेयर्स को करती रहती थी, रिसाइट करती रहती थी अपने रोजरी बीट्स को, ये काम वो करती रहती थी। एक चीज क्या करती थी वो, कि जो स्पैरोज होती थी उनको क्रम्स बोलते हैं, टुकड़े, छोटे छोटे जो रोटी के टुकड़े होते हैं, वो क्रम्स किसको देती थी, स्पैरोज को या बर्ड्स को वो क्रम्स फीड करती थी, ये काम उनका था, ठीक है। क्रम्स टू बर्ड, ठीक है, उनको फीड करती थी, तो ये उनका डेली रूटीन बन गया था, और इसी तरह से वो अपनी जिंदगी को गुजारती थी। एक क्वेश्चन है कि द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। जब वो मरने से पहले उन्होंने बिहेव क्या किया था कि शी कलेक्टेड या शी अरेंज्ड ऑल दी वुमेन टुगेदर। उन जो नेबरहुड की जो वुमेन थी उनको बुलाया और फिर गाना गाना शुरू कर दिया था। जो वॉरियर कम बैक सॉन्ग्स थे वो उन्होंने गाने शुरू कर दिए थे। वॉरियर होम कमिंग जो सॉन्ग्स होते थे वो सब उन्होंने गाने शुरू कर दिए थे, रिलीजियस सॉन्ग्स और ये सब थे, ठीक है। द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। स्पैरोज ने कैसे मौन करना शुरू किया, उन्होंने कुछ खाया नहीं जब ऑथर की मदर ने उनको खाना देने की कोशिश भी की। वो चारों तरफ बैठ गई थी वहाँ पे सिर्फ शांति से और मौन कर रही थी। मौन का मतलब क्या होता है, विलाप करना। मौन कर रही थी कि उनकी जो दादी माँ थी उनकी डेथ को, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मैंने आपको बता दें कहाँ से क्वेश्चन आता है, यही मोरलेस आपको क्वेश्चन आएंगे। बस आपको इतना आर्ट आना चाहिए कि 1-2 लाइन कम बढ़ती करके लिखना है, और वो आप टॉनिक सीरीज वाली वीडियो से देख के सीख जाओगे। ये 2-3 बार इसी लॉन्ग आंसर को एक बार पढ़ते रहना, आपको पता चल जाएगा। एक कुछ और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ग्रैंड मदर थी वो बच्चे को स्टार्टिंग में कैसे कैसे उसको हेल्प करती थी उसकी लाइफ में, तो क्या क्या कनेक्शन था। तो उसको वेक हिम अप एंड गेट रेडी, उसको तैयार करती थी, बात करती थी, उसको ड्रेस करती थी, उनके कपड़े पहनाती थी, गॉट हिज बैग रेडी, वो उसके बैग को रेडी करती थी, प्रिपेयर करती थी उसके लिए ब्रेकफास्ट, उसको खाना खिलाती थी, ये सब करती थी। एक और चीज जो मरने से पहले उनकी जो हालत थी उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स को याद रखना। शी स्टॉप्ड प्रेइंग, उन्होंने जो प्रे करना बंद कर दिया था, प्रे नहीं करी थी। कलेक्टेड दी वुमेन ऑफ नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम टू सिंग रिलीजियस सॉन्ग्स, या फिर जो वॉरियर के होम कमिंग सॉन्ग्स थे वो उन्होंने वहां पे प्ले करने शुरू कर दिए थे। तो ये 2-3 लाइन तुम्हें याद रख लेनी है, ठीक है। कोई टेंशन लेना मत, तुम्हारे फाइनल एग्जाम से पहले भी तुम्हारा भाई लाइव आएगा। जब भी एग्जाम हो कॉमेंट करके ये कॉमेंट में भर देना मुझे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। चैप्टर नंबर 2 है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। हमें मौत का डर नहीं है अगर हम सब एक साथ हो सकते हैं। वही बात तो जो मैं और तुम एक दूसरे से कहते हैं, क्या हमें एग्जाम का डर नहीं है अगर हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। दोस्तों जी बहुत प्यारा सा चैप्टर है, मजेदार सा चैप्टर है। किसके बारे में चैप्टर? गॉर्डन कुक नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति हैं, एक बिजनेसमैन है, 37 साल इनकी उम्र है। इनकी वाइफ है, देखो दिल बना रखा है, मैरी इसका नाम है। इनका एक बेटा है जिसका नाम जॉनथन है, जो कि 6 साल का है, जॉन। और सुजैन 7 साल की इनकी एक गुड़िया है। प्यारा सा परिवार है। लेकिन अचानक से आदमी को चुल उठती क्या कि भाई मुझे ना समुद्र की यात्रा करनी है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा, जो कि 200 साल पुराना कैप्टन जेम्स कुक का रिकॉर्ड है, उसकी बराबरी करूंगा, मैं भी वैसा ही काम करूंगा। कोई बात नहीं, निकल जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि वेव वॉकर नाम का जहाज खरीदते हैं, बनाते हैं, पूरा जहाज अरेंज कर लेते हैं। वेव वॉकर इसका नाम रखते हैं, जो कि 30 टन भारी और 23 मीटर ऊंचा है। अब इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। भाई मैंने इसके लिए ना तुम्हारे लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। भाई वो वीडियो देखोगे तुम्हें लगेगा तुम कोई मूवी देख रहे हो। दिखाऊं तुम्हें? दिखाऊं? अरे ना मजा आ जाए, तुम भी कहोगे यार मेरे बड़े भाई क्या काम किया है तुमने। भाई मजा आ जाने वाला। ये रही वीडियो, ये रही। देखो लग रहा है ना एकदम मूवी का सीन, कोई मूवी ट्रेलर देखो तुम, थंबनेल देखो तुम। ठीक है, ये वीडियो मैंने तुम लोगों के लिए बनाया हुआ है।
ये देखो देखो शुरू हो गई ये वीडियो। हाँ जी, ये रहा, ये रहे कैप्टन गॉर्डन कुक। तो ये वीडियो ना तुम देख सकते हो, मैंने सेपरेट बना रखा है, बहुत बड़ा वीडियो, प्यारा वीडियो। ये रहा, ये देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये वीडियो ऐसा बनाया हुआ है, सब कुछ दिखा रखा है, ठीक है, ये देख लेना, तुम देख सकते हो। आ जाते हैं आगे वापस से। हाँ जी, वापस से आ जाते हैं। अब क्या होता है, आओ मैं तुम्हें इसका पूरा लॉन्ग आंसर समझा देता हूं। तारीख है जुलाई 1976, 1976 की बात है। द नरेटर एंड हिज वाइफ प्लान अ वोयज। वोयज इंपॉर्टेंट वर्ड है, वोयज बोलते हैं समुद्री यात्रा को। वो एक समुद्री यात्रा अराउंड द वर्ल्ड अलोंग विद देयर 2 चिल्ड्रन एंड क्रूमैन। वो एक समुद्री यात्रा प्लान करते हैं। समुद्री यात्रा के पूरे समुद्र का चक्कर लगाएंगे, दुनिया का चक्कर लगाएंगे। उसके लिए ना 2 क्रूमैन भी हायर करते हैं, असिस्टेंट, सपोर्टर समझ लो, असिस्टेंट समझ लो। कौन कौन? लैरी विजिल और हर्ब सीगलर, ये 2 लोग और होते हैं। ये सारे कितने हो गए टोटल? 6 लोग हो गए। 6 लोग ये यात्रा करना शुरू करते हैं। अब होता क्या भाई, स्टार्टिंग में क्या होता है, दे गेट अ शिप नेम्ड वेव वॉकर। वेव वॉकर, सब कुछ एक बार कमेंट में लिखते जाओ भाई। वो एक शिप लेके आते हैं, कौन सा, जिसका नाम क्या होता है? वेव वॉकर। वेव वॉकर वो अपना एक बनाते हैं और उससे यात्रा करनी शुरू करते हैं। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम प्लीमथ, इंग्लैंड। इंग्लैंड से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। द इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 1,05,000 किलोमीटर टू कैप टाउन वेंट स्मूथली। जो शुरुआती यात्रा थी 1,05,000 किलोमीटर की कैपटाउन तक, यानी साउथ अफ्रीका तक, वो तो बढ़िया से हो गई थी, आसानी से हो गई। ऑन देयर सेकंड ट्रिप, लेकिन जब उन्होंने दूसरा ट्रिप शुरू किया, दे इनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स बोलते एक तरह की हवा, बहुत तेज आंधी, इस तरह की उनको उसका सामना करना पड़ा। द साइज ऑफ द वेव्स वाज अप टू 15 मीटर। और जो वेव्स थी, जो लहरें थी, 15 मीटर तक ऊंची पहुंच रही थी। अब उनको सामना करना पड़ता है तेज आंधी का, तूफान का। आगे क्या होता है? ऑन December 25, अब तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लॉन्ग आंसर को याद करने के लिए बस तारीख याद करना कि भाई शुरू कब की थी? जुलाई 1976 में। अब कहां आ गए? दिसंबर में आ गए। दिसंबर 2025 को क्या होता है? 2025 कह रहा हूं 25 तारीख को क्या होता है? क्रिसमस पे। दे रीच्ड 35,000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कैप टाउन एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। भाई 35,000 किलोमीटर और आगे बढ़े और क्रिसमस सेलिब्रेट किया, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। ऑन January 2, असली कहानी यहां से शुरू होती है। द वेव्स गेट जाइजेंटिक या गाइगेंटिक, इसको पढ़ सकते दोनों, ठीक है। जो वेव्स होती है बहुत विशाल हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। दे ट्राई टू स्लो द शिप डाउन बाय ड्रॉपिंग द स्टॉर्म जिब एंड लैश अ हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप। अब क्या करते हैं, ये जो जहाज होता है उसके अंदर वो पतंग जैसी नहीं बनी हुई होती, ये जो है इसे बोलते हैं जिब। ये रही, ये इसे बोलते हैं जिब। ये इसको थोड़ा लूज करते हैं, रस्सी से लूप बनाते हैं किसी तरह से हवा को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आंधी जो तेज तेज लहरें होती हैं वो कंट्रोल में इतनी आसानी से कहां आने वाली होती हैं। और उसके बाद क्या होता है? दे कैरी लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, अटैच लाइफ लाइंस, डॉन लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन। वो सारे अरेंजमेंट करते हैं जिससे उन वेव्स के बड़े होने पे या जो और विशाल हो जाए तो बचा जा सके। वो सारे अरेंजमेंट्स, वो ड्रिल्स वगैरह करते हैं। सडनली एट 6 PM, शाम को 6 बजे क्या होता है? अ मैसिव वेव हिट्स द शिप एंड द नरेटर इज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द डेक। अब क्या होता है, जो चला रहा होता है जहाज, जो कैप्टन गॉर्डन कुक होता है, वो एक वेव आती है, ऐसे जोर के आती है जिसकी वजह से जो कैप्टन होता है वो जहाज के बाहर वो गिर जाता है, भाई शिप के बाहर गिर जाता है। बहुत ज्यादा उसको चोट लग जाती है। ही एक्सेप्ट्स हिज अप्रोचिंग डेथ। उसके दांत वात टूट जाते हैं, पसलियों में भी चोट आती है। अब बिल्कुल किसी तरह से बस वो अब ये इंतजार कर रहा होता है अब तो मैं मर गया। अब क्या होता है? He is approaching his death and starts losing consciousness, बेहोश होने को तैयार होता है। When the ship is about to overturn, a huge wave hits again, turns it right back। जैसे ही शिप बिल्कुल ऐसे गिरने वाला होता है, एक और लहर आती है और ऐसे उसको सीधा कर देती है, सीधा कर देती है। शिप डूबते डूबते बच गया। अब क्या होता है? He suffers injuries in ribs and mouth। कहाँ का चोट लगती है? यहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है, बहुत ज्यादा उसके चोट लगती है। He grabs the guard rails and gets on the ship। वो किसी तरह से रेलिंग पकड़ के ऐसे ऊपर आ जाता है शिप पे। चलो जी, बच गए, जिंदा तो बच गए। He instructs his wife to guard the wheel। व्हील संभालो। वो ऐसे अपनी वाइफ से कहता है तुम व्हील संभाल लो, मेरी तो हालत खराब हो गई, मैं तो टूट फूट गया। He goes to his children's cabin where Sue informs about a bump on her head। वो अपने बच्चों को देखता है तो वहां सू जो उसकी बेटी होती है वो कहती है मेरे पूरा बम्प निकल गया, उसके चोट लगी थी बड़ी जोर के। Where Sue informs about a bump on her head, he ignores that and tries to save the ship। लेकिन वो अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि उसे अभी शिप को बचाना होता है। वो क्रूमैन से क्या कहता है? क्रूमैन स्टार्ट्स पंपिंग आउट द वाटर। क्रूमैन पानी, जो जहाज में पानी भर गया था उसे बाहर निकाल रहे होते हैं। डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गेपिंग होल्स। जो भी जहां पे होल बन गए थे, जो टूट फूट हो गई थी जहाज के अंदर, क्योंकि जहाज पे बड़ी जोर के हिट किया था वेव ने, तो उसमें छेद हो गए तो उनको भरने की कोशिश करने लगते हैं। हैंड पंप गेट्स ब्लॉक्ड। जो हैंड पंप था
जो पानी निकालने का था वो सब ब्लॉक हो चुके होते हैं। इलेक्ट्रिक पंप गेट्स शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। फाइंड द स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, और एक पुराना बचा हुआ एक इलेक्ट्रिक पंप उसे मिलता है, एंड कनेक्ट्स इट टू ड्रेन द वाटर, और उन्हें कनेक्ट करते हैं और पानी को बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा कि जब वेव वॉकर को वेव ने हिट किया था उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए थे खुद को बचाने के लिए, तो उन्होंने ये सारे काम किए थे। 3-4 लाइंस पूरी उठ के आ जाएंगी मेरा बच्चा, लिख सकते हो बिल्कुल डिट्टो, 2-3 बार दोहरा लगे याद हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या किया था उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने क्रू मैन ने क्या करना शुरू किया था, पंपिंग आउट द वाटर कर रहे थे, वाटर प्रूफिंग कर दिया था जो भी होल थे उसके अंदर, इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया था, उन्होंने जो स्पेयर पंप था उसको कनेक्ट किया था वाटर को ड्रेन करने के लिए। और क्या हुआ, they all keep pumping, steering, repairing and sending radio signals for help entire night पूरी रात वो सभी कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, जहाज को किसी तरह स्टेयर कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे और रिपेयर कर रहे थे, जहां जहां चोट जो जहाज को नुकसान पहुंचा था उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, और सिग्नल्स भेज रहे थे, रेडियो सिग्नल भेज रहे थे कि हमें हेल्प की जरूरत है, हमारा जहाज बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है, उसको चोट लगी है, हमें भी चोट लगी है, तो हमारी कोई हेल्प करने आ जाए। ये सब कुछ हो रहा था, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। ये सब कब हो रहा था? जनवरी 2 के बाद ये सारी कहानी उनकी शुरू हो गई थी। चलो अब आगे क्या होता है, ठीक है आगे क्या होता है, हाँ जी सू हैज गॉट स्वॉलन ब्लैक आइज, अब जो सू बेटी थी उसकी दोनों आंखें पूरी काली हो गई थी क्योंकि उसको चोट लगी थी सर में। शोड अ कट इन हर आर्म, वो अपने आर्म का कट भी दिखाते कि उसके ऐसे से चोट लगी, कट लगा है पूरा। आफ्टर 15 आवर्स, अभी ये सब के बाद 15 घंटे बीत जाते, द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल, और सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है। द शिप इज इन बैड कंडीशन, भाई शिप की तो हालत खराब थी, बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा था। सो दे डिसाइड टू रीच नियरेस्ट आइलैंड, उन्होंने सोचा कि जो समुद्र के बीच की जो जगह होती है, जहां एक जगह आ जाती है उसको आइलैंड बोलते हैं ना, समुद्र के बीच में घिरी हुई कोई जगह को आइलैंड बोलते हैं। तो उन्होंने एक ऐसे किसी आइलैंड पे जाने की कोशिश करी जो सबसे पास में उनको हो, जो कि एक ईल, एक एम्स्टर्डम, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था जो वहां से काफी पास में था, उन्होंने वहां जाने की कोशिश की। ऑन जनवरी 4, भाई 4 जनवरी को क्या हुआ, दे ईट देयर फर्स्ट मील सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स, भाई बहुत दिनों बाद उन्होंने अपना पहला खाना खाया, और वो क्या खाया उन्होंने, सम कॉर्न बीफ, बीफ मांस को ही बोलते हैं, एंड क्रैकर्स, और कुछ क्रैकर्स खाए। ठीक है भाई, ये उन्होंने पहला मील लिया अपना 4 जनवरी के दिन। बट सून ब्लैक क्लाउड्स गैदर एंड वेदर गेट्स डिटेरियोरेटेड, लेकिन दोबारा से काले बादल छा गए और वो जो मौसम था वो खराब हो गया। डिटेरियोरेटेड मतलब खराब हो जाना। ही आस्क्ड लेरी टू स्टीयर द कोर्स टू 185 डिग्रीज एंड डोज्ड ऑफ। अब जो कैप्टन गॉर्डन कुक थे उन्होंने, जो गैरी जो उनका सपोर्टर था, जो उनका क्या क्रूमैन था, उसको बोला, लेरी इनफैक्ट, कि भाई ये इसको ना 185 डिग्री तरफ ऐसे मोड़ दो, और कह के वो उनकी आंख लग गई, वो नींद आ गई उनको। हिज सन केम एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट दे हैव रीच्ड द आइलैंड एंड कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन। और कुछ देर बाद उनका बेटा उनके पास आता है और कहता है, पापा एक बात बताऊं डैडी, आप इस दुनिया के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो, क्योंकि वो आइलैंड पे पहुंच चुके थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे उन्होंने इतने मुश्किल समय में भी अपनी और अपने परिवार की जान बचाई, अपने लोगों की जान बचाई, ये मेन क्वेश्चन बनता है। अब तुम्हें करना क्या है, एक बार दोबारा से याद दिला दूं क्या क्या था इसके अंदर। भाई इसमें ना तुम्हें डेट्स याद रखनी है, जिसको डेट्स याद हो गई ना उसको ये चैप्टर अपने आप याद हो जाएगा। भाई जनवरी 2 को क्या हुआ था, शिप पलट गया था, है ना, चोट लगी थी, दांत वात टूट गए थे। जनवरी 4 को क्या हुआ, फाइनली खाना खाया, फिर वो पूरा खराब हो गया था शिप, सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद 4 जनवरी को उन्होंने पहला खाना खाया था। अब 5 जनवरी को वेदर फिर से खराब हो गया था, 6 जनवरी को आइलैंड पे पहुंच गए थे। ये डेट्स तुम्हें याद रखनी है। और क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, दोबारा से बहुत शॉर्ट में इसको एक बार कंपाइल करते हैं। इन जुलाई 1976 दे प्लान अ वोयज, समुद्री यात्रा प्लान करी। 25 दिसंबर को रफ वेदर हुआ, सेलिब्रेट किया उन्होंने लेकिन क्रिसमस। जनवरी 2 को स्टॉर्म पहली बार आया, वेव ने शिप को हिट कर दिया था। दे गेट इंजर्ड, स्ट्रगल, सबके चोट लग गई थी, उन्होंने स्ट्रगल किया था। जनवरी 4 को सिचुएशन अंडर कंट्रोल आई थी, उसके लिए उन्होंने बहुत एफर्ट करे थे, वो एक अलग बात है। जनवरी 5 को वेदर दोबारा से डिटेरिएट हो गया था, जनवरी 6 को वो आइलैंड पे पहुंच गए थे। मेरा बच्चा, एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने अलग से तुम्हारे लिए लिखे हैं जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं और जो तुम अपना आंसर करते हुए यूज करने। क्या भाई, जहाज जो उनका बच गया था, उन्होंने कॉन्कर कर लिया था, टैकल किया था इतने बुरे समय को, वो कैसे कर पाए थे? वो ऐसे कर पाए थे, उनके अंदर क्या था, दे शोड ऑप्टिमिज्म, होप
हैजर्डस एक्सपीरियंसेस उन्होंने वहां पे फेस किए, नेवर गिव अप एटीट्यूड था उनका, अप्रोच था, फाइट विद डेथ, उन्होंने क्या करा था, मौत से लड़ाई करी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, करेज दिखाया था, पेशेंस दिखाया था, घबराए नहीं थे, टीम वर्क था, सब लोगों ने पूरी रात मिलके जहाज में क्या किया था, स्टीयरिंग किया था वाटर जो था उसको ड्रेनिंग किया था, रिपेयरिंग का काम किया था, वे वॉकर की सब उन्होंने मिलकर किया था, यूनिटी थी उनके अंदर। ये नहीं कहा था तुम्हें ही लगी थी, तुम्हें ही लगी थी समुद्री यात्रा करने की, मैं तो अच्छा खासा किचन में खाना बना रही थी, पता नहीं तुम क्या चाहते थे, तुम ही मेरे को चढ़ा के लेके आ गए थे, अब देखो क्या हाल हो गया। ऐसे नहीं करा था उन्होंने, मियां बीवी आपस में भिड़े नहीं थे, ठीक है, हम तो आपस में ही लड़ बैठते, तेरी वजह से हुआ था, तेरी वजह से आज मेरे साथ ऐसे लड़ने लगते हैं, ये सब नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स तुम्हारे बहुत काम आएंगे, इन्हें अभी कमेंट में लिख डालो, इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यही है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन कुछ तुम्हारी किताब के और जो बनते हैं वो मैं तुम्हें करा देता हूं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनता है कि लिस्ट द स्टेप टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगिन। जब रफ वेदर आना शुरू हुआ तो कैप्टन ने क्या क्या किया था भाई, उसने क्या किया था, जिब की मदद से, वो जो जिब थे वो मैंने बताया था पतंग जैसे जो होते हैं, उसकी मदद से जो जो बोट थी, जो उनका शिप था, उसको क्या कर दिया था, स्लो डाउन किया था, पंपिंग का काम शुरू कर दिया था, जो पानी आ रहा था उसको पंप करके बाहर निकालने की कोशिश करने लगे थे, लाइफ जैकेट्स पहन ली थी, ये सारे जितने भी स्टेप हम उसने लिए थे वो हमने पढ़ा हुआ, लॉन्ग आंसर में है, वही लाइन 2-3 लाइन तुम्हें लिखनी होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजर्स ऑन 4th एंड 5th जनवरी। 4 और 5 में जब जब को उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी भाई, बहुत बुरी मेंटल कंडीशन थी। क्यों मेंटल कंडीशन बुरी क्यों थी, क्यों भाई, 36 घंटे से वो पानी बाहर निकाल रहे थे बिना खाए पिए, क्रिटिकल थी उनकी मेंटल कंडीशन, कैसी थी, क्रिटिकल थी। और कर क्या रहे थे वो भाई, 36 घंटे से पानी निकाल रहे थे और उसके बावजूद भी कुछ ही सेंटीमीटर पानी निकल पाया था और पानी पूरा नहीं निकला था, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने अपना फर्स्ट मील लिया था 36 घंटे, 2 दिन के अंदर, 2 दिन हो गए लगभग, 2 दिन के अंदर पहला उन्होंने अपना खाना खाया था और उसके बाद भी फिर मौसम खराब होने लगा था। तो ये सारी बातें इसके अंदर हम लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और बार बार इसमें जो मेनली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वही अलग से पूछा जाता है कि कैसे ऑप्टिमिज्म हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने में, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने में, या कौन सी वो चीजें हैं, what are the things you need to have to tackle a problem, या what are the qualities of कैप्टन गॉर्डन को, कैप्टन गॉर्डन की कौन सी क्वालिटीज थी विच हेल्प हिम टू सेव हिज लाइफ एंड हिज फैमिली लाइफ, जितने भी लोग थे उनकी लाइफ उन्हें बचाने के लिए जो मदद करी, तो वो सारे मैंने पहले आपको लिखवा रखे हैं कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, यूनिटी थी, उन्होंने फाइट विद डेथ वाला अप्रोच था, उन्होंने मौत से लड़ाई लड़ी थी, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। मेनली इसमें जो चांसेस है क्वेश्चन बनने के वो ये ज्यादा है, कैसे ऑप्टिमिज्म और नेवर से डाई एटीट्यूड और अप्रोच तुम्हारी मदद करता है, कैसे हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। इसमें मेनली आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिल सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर होकर जाना, कोई तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं। लॉन्ग आंसर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चा, ये तुम्हें 3-4 बार रिवाइज कर लेना, तुम्हें याद रह जाएगा। अब कोई भी डाउट आता है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर रखना, एग्जाम तक कनेक्ट रहना, ताकि कुछ भी अगर मैं अपडेट दूं तो वो तुम्हें यहां मिलती रहे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 3। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, अल्टीमेट सिनेमा है, सिनेमा। चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टुट, द सागा कंटिन्यूज। लग रहा है ना जैसे किसी फिल्म का टाइटल है, भाई ये पूरी फिल्म ही है। आज से हजारों साल पहले इजिप्ट के अंदर जब कोई राजा मर जाता था तो उसको ऐसे ही दफनाते नहीं थे, बल्कि उसकी मम्मी बनाई जाती थी। मम्मी बनाने का भी तरीका होता है कि जो बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं, दिमाग निकाल देते हैं, दिल निकाल के, कुछ ऑर्गन्स निकाल के उसमें कुछ लेप वेप डाल के पूरा, ताकि वो सड़े ना, वो डिकम्पोज ना हो बॉडी जल्दी से, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। फिर पट्टियाँ लपेट के ऐसे ऐसे सारी चीज़ें, मसाले वसाले लगा के उसको एक कॉफिन में रखा जाता था। साथ में उसके जो भी रोज़ाना खाने पीने की चीज़ें होती थी, बर्तन होते थे, खजाना होता था, यहाँ तक कि वाइन, कपड़े, ये सब भी उसमें डाल दिए जाते थे। उसके अलावा जो सैनिक होते थे ना, जिंदा सैनिकों को भी उसके साथ लगा देते थे, उनके साथ ही दफनाते थे। उन्हें लगता था कि भाई मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, देयर इज एन आफ्टर लाइफ, जिसके लिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता था। एक पिरामिड होते थे ना, जो मिस्र के पिरामिड तुमने सुना भी होगा, उन पिरामिड में ऐसी ही मम्मियां हैं, ऐसी बहुत सारी मम्मियां हैं, जिनमें एक मम्मी है तूतनखामुन की। तूतनखामुन के श्राप से कभी कोई नहीं बच पाता। कहते हैं जिसने भी तूतनखामुन के खजाने की तरफ देखा वो बच नहीं पाया है। अब ऐसे ही कर्स है, ऐसी कहावतें हैं, लोग कहते हैं कि भाई तूतनखामुन की मम्मी का एक श्राप है जिससे लोग बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। अब वो तूतनखामुन की जो मम्मी थी
उसकी खोज की हार्वर्ड कार्टर ने आज से 100 साल पहले तकरीबन, यानी 1922 के अंदर। 1922 के अंदर हार्वर्ड कार्टर नाम के एक व्यक्ति ने उस मम्मी को खोज के निकाल लिया और फिर जानने की कोशिश करी कि भाई क्या हुआ है, कैसे मरा होगा, क्या हुआ होगा, ये सारी चीजें उन्होंने करने की कोशिश करी। मम्मी को निकाला, उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए, निकालने के चक्कर में उसको नुकसान भी पहुंचाया। तो कुछ लोगों का भी मानना यह है कि तूतनखामुन की मम्मी के साथ ये हरकत की गई थी। इस वजह से उनका एक फ्रेंड था जो टीम मेंबर था, उसको एक मच्छर ने काटा था और वो वहीं मर गया था। वो तभी मर गया था, हाँ, मच्छर ने काटा था, मर गया था। और इनको भी एक कैंसर हो गया था। वो अलग बात है कि कुछ टाइम बाद 1939 के आसपास इनकी मौत हुई थी, तो इनको कैंसर से मौत हुई थी। लेकिन इन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं नहीं, कोई कर्स नहीं है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही कहती है दोस्त। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है इस अल्टीमेट सिनेमैटिक चैप्टर के लिए? मैंने तुम्हें पूरा ही यार सिनेमा ही बना दिया यार। तुम भी क्या याद रखोगे? ये लो, ये देखो, मैंने वीडियो बना रखी है तुम्हारे लिए इस चैप्टर की। ये देखो जरा, एक बार नजर मारो। इसके बारे में बताया जाता है कि वो बचपन में ही राजा बन गया था और 9 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। पूरे मजे लेना। तुम चाहो तो ये चैप्टर देख सकते हो एकदम मजे में, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तुम इस चैप्टर को आराम से देख सकते हो, ठीक है? मैंने तुम्हारे लिए बना रखा है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें पूरे चैप्टर को सम अप करके बता देता हूं। बैकग्राउंड मैंने समझा दिया, कोई डाउट तुम्हें बचा नहीं होगा। तो हार्वर्ड कार्टर ने कैसे जो मम्मी थी उसको खोजा था, उसके साथ फिर क्या किया था, और फिर बाद में क्या हुआ था, सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आओ चलो शुरू कर देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार सा लॉन्ग आंसर लिखा हुआ है, इसको 2-3 बार दोहरा लोगे काम हो जाएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। आओ देखते हैं पहले। द स्टोरी इज अबाउट तूतनखामुन हु वाज द लास्ट हेयर बोलते उत्तराधिकारी ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट। उत्तराधिकारी का मतलब कि अब राजा के बाद कौन राजा बनेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, उत्तराधिकारी, के कौन उसकी जगह लेगा। अब ये किसकी कहानी? तूतनखामुन की कहानी, जो कि आखिरी उत्तराधिकारी था, जो कि फेरो डायनेस्टी थी। वहां के राजा को फेरो या फिरौन कहते थे, ठीक है? जैसे यहां राजा कहते थे, वहां फिरौन कहते थे। तो वो जो आखिरी फिरौन था वो कौन था? तूतनखामुन था इजिप्ट के अंदर। ही वॉज अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब वो मरा तो एक टीनेजर था, यानी उसकी उम्र 16, 17, 18 साल की रही होगी। एंड हिज डेथ वाज अ मिस्ट्री। किसी को नहीं पता कि वो मरा कैसे था, उसकी डेथ मिस्ट्री है। सम स्पेक्यूलेटेड दैट ही वाज मर्डर्ड, और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत मर्डर से हुई थी, यानी उसका कत्ल किया गया था। ही वाज किल्ड। टुट्स फादर और ग्रैंडफादर एमेनहोटेप थर्ड, टुट के जो दादाजी थे, जिनका नाम शायद एमेनहोटेप थर्ड रहा होगा, ठीक है, वॉज अ वेरी पावरफुल फेरो। वो वहां के बहुत पावरफुल फेरो थे, बहुत बहुत ताकतवर राजा थे। हु रूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स, जिन्होंने लगभग 40 साल वहां पे राज किया। किसने? उसके या तो फादर रहे थे या ग्रैंडफादर, जिनका नाम क्या था? एमेनहोटेप थर्ड। ओके, देन हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम। सक्सीड मतलब अब वो उसकी गद्दी पाए थे, ईयर बने थे, तो फिर उनका बेटा 40 साल बाद एमेनहोटेप फोर्थ वहां का राजा बना। एंड स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और उसने बहुत ही अजीबोगरीब पीरियड शुरू किया, अजीबोगरीब तरीके से राज करना शुरू किया। क्यों अजीबोगरीब क्यों कहा गया? एग्जाम का क्वेश्चन मेरे बच्चा, आप ध्यान से देखो। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एथन द सन डिस्क। उसने ना एथन की जो सन डिस्क जिसे बोलते हैं सूरज, उसकी पूजा करने पर उसने ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, चांद की जगह। चेंज हिज नेम टू अखनतन, उसने अपना नाम भी बदल के क्या कर लिया? अखनतन कर लिया, जिसका मतलब ही था सर्वेंट्स ऑफ द एथन। उस जमाने में क्या होता था इजिप्ट में ना, इसी चीज की पूजा होती थी। अलग अलग बहुत सारे गॉड उन्होंने बना रखे थे, उनकी पूरी पूरी मूर्तियां बना रखी थी। कहते थे कि ये गॉड है और इनकी पूजा करो, इनसे डरो, और इस तरह का वहां पे वातावरण था। तो बहुत सारे गॉड में बिलीव करते थे। तो जो राजा जिसमें बिलीव करता था, प्रजा भी फिर उसी में बिलीव करती थी। तो इस तरह की मूवीज भी तुम्हें दिख जाएंगी जहां पे वो गॉड उन्होंने बना रखे होते थे, पूरे पूरे इस तरह की अलग अलग तरह के स्टैचू होते थे। इंसान नहीं होते थे, इंसान जैसे नहीं बने होते थे, जैसे भगवान के होते हैं ना जो मूर्तियां, वैसी नहीं होती थी, थोड़ी डिफरेंट होती थी। उनके अपने गॉड होते थे जिनकी वो पूजा किया करते थे, ठीक है। मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबिस टू द न्यू सिटी ऑफ एखनेतन। उसने अपनी कैपिटल को भी चेंज कर लिया। कहां से? जो ओल्ड सिटी थीबिस थी उससे वहां ले जाके नई नई सिटी बसा दी। इसका नाम रखा उसने अखनेतन, जिसको अमरना कर दिया, अमरना उसका नाम रखा। ही अटैक्ड अमुन अ मेजर गॉड। अब गॉड की लड़ाई गॉड से हो रही है। जो पहले जो गॉड जिसे मानते थे लोग, अमुन मानते थे, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोज्ड हिज टेंपल। उसको तोड़ना शुरू कर दिया। कहा नहीं नहीं, सब कुछ कौन है? अखनतन है। अखनतन कह रहा हूं, एथन की पूजा को उसने ज्यादा क्या कहते हैं प्रमोट किया था, इसलिए उसने जो अमुन होता था उसको खत्म कर दिया था। चलो आ जाते हैं। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम हु डाइड सून। उसके बाद जब इतनी स्ट्रेंजेस्ट पीरियड आया, उसके बाद एक और रूलर आया जिसने वहां राज किया।
और वो भी सून खत्म हो गया, वो भी बहुत जल्दी मर गया। देन तूतन खातिन, इसका नाम असली तूतन खामुन का क्या था, तूतन खातिन, क्योंकि ये अतन सब ले रहे थे तो तूतन खातिन हो गया। Tut ruled for 9 years and worshipped God Amun in old ways. He changed his name to Tutankhamun. अब क्या हुआ, अब अतन क्योंकि अखनतन था, ऐसे तूतन खतन था। अब खतन से अतन हटाना था, अतन की तो पूजा करने को कहता था ना वो। अब अतन हटा के इसने दोबारा से अमुन की पूजा को शुरू कर दिया। किसने, तूतन खामुन ने। उसने अपना नाम भी बदल दिया, तूतन खामुन कर लिया। और कहते हैं कि इसने 9 साल राज किया और उसने अपनी जो क्या कहते हैं खुद का नाम भी बदल दिया और अमुन की पूजा को दोबारा से जैसे पहले होती थी वैसे ही शुरू करवा दिया। ये पूरी कहानी थी। अच्छा, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, तूतन खामुन के नाम का मतलब है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। यहां तक की कहानी बिल्कुल अलग थी। अभी हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की कि क्या हिस्ट्री थी तूतन खामुन की। इतना क्लियर हुआ किस किसने राज किया, एमेनहॉटेप थर्ड, एमेनहॉटेप फोर्थ, स्ट्रेंजेस पीरियड आया, फिर एक और क्या कहते हैं एनोनिमस कोई राजा आया जिसका नाम नहीं पता, वो भी जल्दी समझ गया। उसके बाद तूतन खतन आया जिसने अपना नाम बदल के ही चेंज हिज नेम टू तूतन खामुन एंड ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अमुन। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। आ जाओ, और इसका नाम का मीनिंग क्या है, लिविंग इमेज ऑफ अमुन। अब क्या होता है 1922 के अंदर हावर्ड कार्टर थे, उन्होंने क्या करा, His tomb was discovered by British archaeologist Howard Carter in 1922. ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है हावर्ड कार्टर, उन्होंने 1922 में उसका टूम जो मकबरा था उसकी खोज की। He was laid with lots of gold, wealth and everyday items like a bronze razor, games, clothes, cases of food and wine. ये सारी चीजें वहां पर उनको मिली, वहां पे ये सारी चीजें उनको मिली उसके कॉफिन के साथ साथ। के क्या था वहां, फूड था, वाइन था, गेम था, कपड़े थे, ये सारी चीजें थी। सम पार्ट्स ऑफ द टूट्स ट्रेजर्स इन द टूम वर ऑलरेडी लूटेड, और कुछ जो हिस्से थे उसके टूम के, टूम कोई छोटा मोटा थोड़ी था, बहुत बड़ा था, उसको लूटा भी गया था चोरों के द्वारा जो खजाने की तलाश में होते थे। His tomb was rock cut 26 feet underground, which had wall paintings on the outer coffin. Toot's face was gilded. In the first coffin, he found the garland of ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। अब वो बताते हैं कि वो जो टूम था उसमें क्या क्या था। तो टूम कितनी ऊंचाई नीचाई पे था भाई, 26 फीट अंडरग्राउंड था, जिसके अंदर वॉल पेंटिंग्स लगी हुई थी। आउटर कॉफिन में जो टूट्स का फेस था वो गिल्डेड था, उसका चेहरा नहीं बना देते, तुमने देखा होगा कॉफिन के ऊपर ही चेहरा बना हुआ होता है इस तरह का। इन द फर्स्ट कॉफिन, पहले कॉफिन में क्या था, बहुत सारी मालाएं थी ऑलिव्स की, ऑलिव फूल को बोलते हैं ना, लोटस के पेटल से, लोटस के फूल के थे, और कॉर्नफ्लावर्स। उन्हें ऐसा लगता था कि भाई ये खुशबू रहे, सब चीज रहे, बड़ा राजा था भाई, तो साथ में ये सारी चीजें कॉफिन में थी। इट शोड दैट ही वाज बरीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। इससे ये पता चलता है कि उसको जो दफनाया गया को मार्च या अप्रैल में दफनाया गया, क्योंकि उस समय ही ये वाले जो फ्लावर्स थे वो क्या कहते हैं खिलते हैं। It showed that okay, the third and final coffin put Carter in trouble as ritual resins was used to cement Tut to the bottom of the solid gold coffin. अब तीसरा जो कॉफिन था उसके अंदर किंग टूट था, लेकिन उसमें क्या था, किंग टूट की जो बॉडी थी बिल्कुल गिल्डेड, उससे चिपका रखी थी, खास तरह की उस जमाने में ग्लू होती थी, उससे पूरा चिपका देते थे। अब उन्हें निकालने में दिक्कत हो रही थी बॉडी को। एज रिचुअल रेजिन्स वाज यूज्ड टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। गोल्ड का कॉफिन सोने का कॉफिन है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी चिपकी पड़ी है। अब ऐसे खींच के निकालेंगे, ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। अब कार्टर क्या करते हैं, कार्टर पुट द कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स। अब एग्जाम का क्वेश्चन है कि कार्टर ने उनकी बॉडी को काट के क्यों निकाला था। भाई कार्टर ने पहले क्या करा, 150 डिग्री पे उनकी बॉडी को डाला, धूप में रख दिया। इजिप्ट में धूप बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, कि ये वो जो रेजिन थी वो पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन अ होप दैट द रेजिन्स वुड लूजन अप, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली he removed the resins with the help of chisel and hammer. फिर उन्होंने छेनी ली, हथौड़े, उन्होंने कहा बहुत हो गया नाटक, ये बॉडी तो निकलेगी, टुट की बॉडी तो निकलेगी, और ऐसे लेके ठक 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 ठक, और उनकी बॉडी पार्ट को, लिम्स को अलग करा, सर को अलग करा, और ऐसे करके निकाल लिया। और क्या करा, कार्टर डिसाइडेड टू कट द ममी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब एज ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस। उनके पास कोई चॉइस बची नहीं थी। थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कार्टर ने काट के क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि उन्हें डर था कि जो चोर हैं वो ये गोल्ड के लालच में इसको मम्मी को ना एकदम तोड़ फोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि गोल्ड का कॉफिन था, तो वो उसको चुराने के चक्कर में कहीं मम्मी को पूरा लूट लेंगे, खराब कर देंगे। ओके, दे रिमूव्ड हिज हेड, देन कट ऑफ एवरी जॉइंट, they placed it on the layer of sand in a wooden box and put it at the original place. अब उन्होंने क्या करा, काटा, निकाला और वापस से फिर जोड़कर उसको रख दिया। अब यहां तक कार्टर के कारनामे थे। अब 1968 में फिर कितने, तकरीबन 40-45 साल के बाद फिर क्या होता है, 45 साल से, हाँ 45 तो हो गया ना। अब क्या होता है 1968 के अंदर, हाँ, द ममी वॉज एक्सरेड। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, उन्होंने तो पूरा तोड़ के काट के निकाल के फिर चेक किया था। अब एक्सरे किया गया, एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर एंड रिवील्ड दैट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उन्होंने बताया कि भाई
जो हमने पूरा एक्सरे किया ना, उसमें एक तो रिब मिसिंग है और ब्रेस्ट बोन मिसिंग है, कुछ रिब्स पसलियां बॉडी की निकली हुई हैं मम्मी की, और जो फ्रंट रिब्स क्या कहते हैं ब्रेस्ट बोन है वो निकला हुआ है। वो कैसे निकला हुआ है कि हावर्ड कार्टर ने जितना नुकसान पहुंचाया था ना मम्मी को, उससे सब लोग नाराज भी थे। जही हवास जो वहां के एक ऑफिशियल थे, उन्होंने ये बात बोली भी थी, ऑफिसर थे वहां के इजिप्ट के, जो पूरा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहां के देखने वाले, वो भी कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े नाराज है हावर्ड कार्टर से। क्यों? उन्होंने जो पुरानी चीजें थी, हजारों साल पुराने, ऐसे थोड़े ना छेनी हथौड़ी थड़ 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 थड़, ये क्या तरीका है भाई साहब? मिस्त्री हो क्या है? अबे किसी की डेड बॉडी है वो, तुमने मकान समझ के निकाल रहे हो उसको? है तमीज नहीं हावर्ड भाई साहब तुम्हें? ठीक है, तुम पे श्राप चढ़ा था फिर, लेकिन ठीक है, ये मजाक की बात थी। ठीक है, तो इसलिए वहां के लोग नाराज भी थे। अब 2005 में आ जाओ, देखो डेट वाइज मैंने सारी चीज समझा रखी है। अब जनवरी 5 2005 में क्या होता है? अब टेक्नोलॉजी और बढ़ गई। अभी एक्सरे आया था, फिर सीटी स्कैन आ गया, सीटी स्कैन। अब उसमें क्या हुआ? जनवरी 5 2005 टू वाज टेकन फॉर सीटी स्कैन। अब दोबारा बॉडी निकाली गई, सीटी स्कैन कराया गया, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज एंड क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल इमेज, जिससे 3 डायमेंशनल इमेज बनी, 3D हो गया, 3D स्कैन हुआ पूरा। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग, व्हिच पॉज द वर्क। अब स्कैनर के लिए कुछ फैन वगैरह की जरूरत पड़ती है स्कैन करने के लिए, सीटी स्कैन वो खराब हो गया था। उस पर कुछ लोगों ने मजे में हंसते हुए कहा कि ये वही फिरौन का श्राप है, वो ऐसे करके लोगों ने मजे भी लिए। ठीक है, और उसकी बॉडी को ऐसे लेके गए जैसे पहले के ज़माने में वो होते थे ना, वो धार्मिक लोग होते थे जो किसी का जो अर्थी होती थी, जनाजा होती थी, वो लेके जाते थे ऐसे करके, वो उसी अंदाज में लोग उसकी बॉडी को, मम्मी को मतलब लेके जा रहे थे। आफ्टर 3 आवर्स हिज बॉडी वॉज टेकन बैक टू हिज टूम वेयर हिज बॉडी इज रेस्टिंग इन पीस। और 3 घंटे के बाद ये सारा कार्यक्रम करने के बाद उसकी बॉडी को वापस से वहीं रख दिया गया। तो इसमें दिखाया गया कि टेक्नोलॉजी का टाइम टू टाइम इस्तेमाल किया गया है ये जानने के लिए कि उसकी जो डेथ हुई थी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड his death and the mystery associated with it। उसकी मिस्ट्री जो भी रूमर्स हैं उसके बारे में क्या है, कैसे उसकी डेथ हुई होगी, वो सारी जानकारी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस सारे इवेंट्स थे जो मैंने तुम्हें बता दिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आए, बहुत ईजी है। अब आइए मैं बताता हूँ इसके क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका आंसर कैसे तुम इसकी मदद से कर सकते हो। क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि भाई जो किंग टुट की मम्मी थी, दैट हैज बीन सब्जेक्टेड रिपीटेड स्क्रूटनी, उसकी बार बार ना स्क्रूटनी छटाई की जा रही थी, उसके बारे में जाना जा रहा था, क्यों जाना जा रहा था, क्या रीजन था? तो मेन आंसर इसका सिर्फ ये है कि टू नो द मिस्ट्री, जो कि हमने पढ़ भी रखा है, कि उसकी जो उसकी मिस्टीरियस लाइफ थी उसके बारे में जानने के लिए, कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, उसकी लाइफ कैसी थी, और जो उसका ट्रेजर था उसके बारे में भी जानकारी हासिल करने के लिए। तो इसमें सिर्फ ये लाइन एक बार घोल के पी जाना, टू रिवील द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ एंड डेथ, कि उसकी लाइफ एंड डेथ की जो मिस्ट्री थी उसे सुलझाने के लिए, एंड फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, जो उसकी लाइफ से रिलेटेड फैसिनेटिंग, जो बहुत ही अट्रैक्टिव, जिसको जानने की इच्छा हो रही है, वो सारी डिटेल्स जानने के लिए। हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड, हावर्ड कार्टर ने जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी उससे लोग बड़े नाराज थे। क्यों? बता देना, क्योंकि उसमें क्या कर रहा था भाई साहब, छेनी हथौड़ी लेके तोड़ने लग गया था। क्यों नहीं लोग नाराज होंगे? लॉन्ग आंसर में वही सारी लाइंस हैं, वो सब रिपीट कर देंगे तुम्हें। ठीक है, एक और क्वेश्चन, कार्टर हैड टू चिसल अवे द सॉलिडिफाइड रेसिस टू रेज द किंग्स रिमेन्स। उसे क्यों हटाना पड़ा था, क्यों उसको चिसल करना पड़ा था? क्योंकि उसको लगता था कि भाई वो बॉडी को पहले उसने सन में रखा था, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट उस पे सेल्सियस पे रखा था, बट इट डिडंट मेल्ट, वो मेल्ट नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही कि लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखनातन एज वेकी। अखनातन को वेकी क्यों कहा गया था? क्योंकि उसने थीबस से कैपिटल को शिफ्ट करके अखनातन बना दिया था, जिसको अमर ना कर दिया था। उसने मंदिर तोड़ दिए थे सारे अमुन के, और उसने टेम्पल्स तोड़ दिए थे, उसके जो पिक्चर्स थे उनको डिस्ट्रॉय करवाना शुरू कर दिया था। इस तरह की उसने अजीबोगरीब हरकतें करी थी, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तुतनखातन टू तुतनखामुन। तुतनखामुन क्यों हुआ था? क्योंकि उसने अमुन की पूजा को दोबारा से रिस्टोर करवा दिया था, उसकी पूजा करता था। ठीक है, ये हमने सब कुछ देखा ही हुआ था। सिटी स्कैन के रिजल्ट्स क्या थे? ये बहुत अच्छा है। सिटी स्कैन जब हुआ तो उसके रिजल्ट्स क्या थे, मैंने तुम्हारे लिए एक अलग से लिख दिया है। ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम पिक्सल, जो पिक्सल्स है उनको इकट्ठा करके एक ग्रे कलर का हेड दिखने लग रहा था, उसको डिफरेंट एंगल से टिल्ट करके देखा गया। सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज एंड स्किल्स, रिब केज के और स्किल के सेवरल व्यूज दिखे। नेक वर्टिब्रे को अच्छे से देखा गया। तो ये सारे रिजल्ट थे सिटी स्कैन के, जो कि कब हुआ था? 1968 के अंदर। ठीक है, एक्सरे करने के बाद हुआ था, या 2005 में हुआ था, सॉरी 1968 में एक्सरे हुआ था और 2005 के अंदर सिटी स्कैन हो गया था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब और एक बार क्वेश्चन आता है कि जो टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से बहुत फायदा होता है, फॉरेंसिक्स साइंस को बहुत हेल्प मिलती है, ये है वो है, वो सारी चीज़ें हाँ लिख देना, हाँ बिल्कुल हेल्प मिलती है, इससे जो फैक्ट्स है, जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हो पाती है, ये सब आप लिख दो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जब इसकी फाइनल रिवीजन होगी, लाइव रिवीजन भी कराऊंगा, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा, टेंशन मत लो। अभी ये इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए लाइव रिवीजन होगी 11th क्लास के तुम्हारे फाइनल इंग्लिश के एग्जाम से पहले, तो बने रहना, टेंशन मत लेना। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दी एडवेंचर बाय जयंत नर्लिकर। अब ऐसे ही चैप्टर तुम क्लास 12th में भी पढ़ोगे, पहला ही चैप्टर है, द थर्ड लेवल, बिल्कुल सिमिलर चैप्टर है।
इसमें है क्या, बड़ा मजेदार सा चैप्टर है जिसका इसका नाम ही एडवेंचर है, कुछ एडवेंचरस हुआ था। हुआ क्या था, आइए देखते हैं। द एडवेंचर इज अ साइंस फिक्शन, भाई फिक्शन है, फिक्शन है मतलब कुछ सच्ची कहानी नहीं है, फिक्शन है। अबाउट प्रोफेसर गायटोंडे, प्रोफेसर गायटोंडे की कहानी, क्या होता है उनके साथ, हु डिस्कवर्स अ कॉन्फ्लिक्टिंग हिस्ट्री एंड सेट्स आउट ऑन अ जर्नी टू सॉल्व द मिस्ट्री। ही विजिट्स द लाइब्रेरी एंड डिस्कवर्स अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन हिस्ट्री। वो क्या है, एक हिस्टोरियन है। अब उनको भी क्या होता है, जो जिस लाइन का होता है उसे हर वक्त अपनी ही लाइन की चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, होता है कि नहीं। जैसे तुम स्टूडेंट हो तो तुम अपने एग्जाम, अपना सिलेबस, ये सब तो चलता रहेगा, सपने भी ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसे हिस्टोरियन है, वो हिस्ट्री के बारे में सोचते रहते हैं कि हिस्ट्री में ये हुआ था, वो हुआ था। तो अब ऐसा ही एक फिक्शन है, फिक्शन क्या, कि उनको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री बदल गई है। कैसे बदल गई है, क्या बदला है, यही तो कहानी एडवेंचर की। आ देखते हैं। द एडवेंचर चैप्टर एक्सप्लोर प्रोफेसर गायटोंडे's डाउट्स अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड रियलिटी। इसमें बताया गया है कि जो प्रोफेसर गायटोंडे है ना, जो कि हिस्टोरियन है, उनके कुछ डाउट्स हैं हिस्ट्री को लेके और रियल फैक्ट में, वो कंफ्यूज है कि सच्चाई क्या है। ही इज अ वेल नोन हिस्टोरियन ट्रैवलिंग फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे। वो कहां जा रहे थे, बॉम्बे से पुणे जा रहे थे। बट फाइंड हिमसेल्फ इन एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड वेयर हिस्ट्री हैज टेकन अ डिफरेंट टर्न। लेकिन खुद को फाइंड करते हैं, यानी पाते हैं एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया में जहां हिस्ट्री बदली हुई मिलती है उन्हें। ही डिस्कवर्स, उनको पता चलता है, उन्हें मालूम होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्टिल एग्जिस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी है। एंड द मराठा लीडर वाज सेव्ड इन द बैटल ऑफ पानीपत। और पानीपत की जो मराठा की लड़ाई हुई थी, उसमें जो मराठा लीडर थे वो बच गए थे, कॉन्ट्रेरी टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। जबकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है वो अलग बात कहते हैं, उसमें मराठा की हार हुई थी, लेकिन इनके हिसाब से मराठा की जीत हुई थी। आफ्टर अ कार क्रैश, गायटोंडे एक्सपीरियंसेस दिस ऑल्टरनेटिव रियलिटी इन कोमा। दरअसल वो ना कोमा में चले गए थे, कार क्रैश हुआ था, उनकी कार के एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे, जहां उस कोमा की हालत में उनको लग रहा था कि हिस्ट्री बदल गई है। चलो जी, आ जाते हैं। द मुंबई ही इज इन हिज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मुंबई। मुंबई भी बिल्कुल बदली हुई है। द विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वेयर ही गेट्स डाउन इज वेरी क्लीन। जो विक्टोरिया जो टर्मिनस है वो कैसा है, बहुत क्लीन है। कोचेज ऑफ ट्रेन के पे लिखा हुआ है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, वहां ये लिखा हुआ है। इवन द स्टाफ वर एंग्लो इंडियन विद सम ब्रिटिश ऑफिशियल। यहां तक कि स्टाफ भी बहुत बदला हुआ है, जहां पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स वगैरह भी उनको नजर आते हैं। गायटोंडे noticed, हाँ, the Gaitonde noticed the East India Company headquarters when he exited the train। जब ट्रेन से उतरते हैं तो वहां पे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर भी दिखता है। Similar structures included banks and brands that were primarily British. In reality, the Forbes office where his son worked was not even there. बल्कि जहां तक उनका जो बेटा जहां काम करता था फोर्ब्स के ऑफिस में, फोर्ब्स एक मैगजीन का नाम है, वो वहां था ही नहीं। मतलब सारी दुनिया बदली हुई उनको नजर आती है। He went to the library to read about the battle of पानीपत। अब वो क्या करते हैं, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो कहां जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं। ये सारी चीजें वो सोच रहे हो, कोमा की हालत में वही सारी चीजें सोच रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या जाते हैं, पानीपत के जो बैटल ऑफ पानीपत है उसके बारे में पढ़ने जाते हैं। पूरी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं वो, समुद्रगुप्त से लेके अशोका तक, अशोका से लेके फिर आगे बढ़ते बढ़ते मुगल्स तक, अब्दाली तक, वो सब कुछ पढ़ते पढ़ते वो देखते हैं कि जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था। इन एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द मिस्ट्री, रीडिंग रिवील्स दैट द डिटेल्स डिफर फ्रॉम व्हाट एक्चुअली अकर्ड। वो देखते हैं कि जो हिस्ट्री वो बदली हुई है, मराठा हारे नहीं थे, मराठा तो जीत गए थे। इन रियलिटी he discovered through reading that India was never under British rule, which shocked him। वो उन्हें पता चलता है कि हिस्ट्री की जो बुक्स पढ़ने की बात, लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, कोमा की हालत में सारी चीजें कर रहे हैं वो, है ना। एक बार दोबारा से समझाता हूं, क्या करते हैं वो क्या करते हैं, कोमा की हालत में चले जाते हैं। कोमा की हालत में वो देखते हैं कि मुंबई तो पूरा बदला हुआ है, बिल्डिंग्स बदली हुई हैं, रेलवे स्टेशन बदले हुए हैं, उनके बेटे का ऑफिस वहां है ही नहीं जहां वो काम करता है। अब वो देखते हैं कि सब बदला हुआ क्यों है, इसका पता लगाने के लिए वो क्या करे, गूगल तो कर नहीं सकते उस जमाने में, गूगल तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं। वो पहुंच गए कहां, ही वेंट टू अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या किया उन्होंने, ही स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, हिस्टोरिकल बुक्स देखी इंडिया की, कहां क्या हुआ था। वहां उन्होंने पाया कि हिस्ट्री में कोई मराठा की हार हुई नहीं थी और ब्रिटिश रूल तो कभी आया ही नहीं था। वो ये सारा कुछ अभी पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर हुआ, जिसको जानने के बाद वो बड़े शॉक हो जाते हैं। आफ्टर गोइंग टू द लाइब्रेरी ही वेंट टू द आजाद मैदान एंड गॉट इनटू अ ब्रॉल विद द सम ऑफ द स्पेक्टेटर्स देयर। अब वो आजाद मैदान में जाते हैं जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा है और एक प्रेसिडेंशियल चेयर वहां पे रखी हुई है। अब वो क्या करते हैं, वहां उनकी उससे झड़प हो जाती है। क्यों झड़प हो जाती है, गायटोंडे वाज पुश्ड ऑफ द स्टेज एंड फाउंड अनकॉन्शियस इन आजाद मैदान आफ्टर वेकिंग फ्रॉम हिज टाइम ट्रैवलिंग नाइटमेयर। अब वो कहते हैं वो भाषण देने चले जाते हैं, उन्होंने उससे पहले 999 भाषण दिए होते हैं, तो वहां स्पीच देने पहुंचते हैं। वहां लोग कहते हैं हट जाओ, ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिक चेयर है, मत मत करो ऐसे। उनको धक्का मुक्की होने लगते हैं और लोग उन्हें उठा के फेंक देते हैं, एकदम उनको फिर होश आता है और उन्हें पता चलता है क्या हुआ है कि ये उनका नाइटमेयर था। चलो आगे बढ़ते हैं।
He therefore goes to Professor Deshpande. अब वो प्रोफेसर देशपांडे के पास जाते हैं to ask a question, सवाल पूछने के लिए. He discovers during his visit that reality is different from what our senses may perceive. As a result, the world we inhabit might take on several forms or dimensions. अब प्रोफेसर देशपांडे से कहते हैं भाई मैंने तो ऐसे ऐसे विजिट किया था, मैं तो यहाँ आया था, ये हिस्ट्री बदली हुई थी, क्या था. तो अब प्रोफेसर देशपांडे उनको समझाते हैं. राजेंद्र देशपांडे प्रोफेसर गायटोंडे को जो कि फ्रेंड है उनसे बोलते हैं, tries to explain his strange experience using catastrophe theory and the lack of determinism in quantum theory. अब उन्हें catastrophe theory समझाते हैं. वो क्या कहती है? He explains that according to catastrophe theory, a small change in circumstances can lead to a sudden shift in behavior. उनका कहना होता है कि छोटा सा भी हालातों में जो चेंज होता है ना, उसकी वजह से पूरा बिहेवियर बदल सकता है. वो एक थ्योरी होती है, उसको समझाते हैं. थ्योरी कैसे समझाते हैं? आगे वो बोलते हैं कि जैसे कि ही अप्लाइज टू द बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत का एग्जांपल देकर समझाते हैं. वो कहते हैं अगर पानीपत की लड़ाई में अगर मराठा लीडर जरा सा अगर निशाना मिस ना होता तो जीत जाते. वेयर अ मिस्ड बुलेट कॉज द मराठा आर्मी टू लूज मोरल एंड अल्टीमेटली लेड टू डिफीट. कि उनका मोरल डाउन हो गया था, मराठा जो लीडर क्या कहते हैं फोर्स थी, और इस वजह से वो हार गए थे. तो इस तरह समझाते हैं एक छोटा सा चेंज था, अगर वो बुलेट लग जाता हालात बदल जाते, बिहेवियर बदल जाता. आई मीन टू से. तो ये वाली बात, ये कैटास्ट्रॉफी थ्योरी वो किसको समझाते हैं? प्रोफेसर गायटोंडे को. कौन समझा रहा है? राजेंद्र देशपांडे, जो कि उनके फ्रेंड है. वो कहते हैं ऐसे तुम्हें भी लगता है कि अगर एक जरा सा चेंज हो जाता, मराठा जीत जाते, तो ना ब्रिटिश रूल आता, ना वो हम पे ऐसा राज करते, और चीजें बदली हुई होती. He believes that a small change in the situation could have changed the outcome of the war and favored the Marathas. और वो ये बात पूरी और एक्सप्लेन करते हैं कि अगर छोटा सा चेंज आता तो मराठा ये वाली जंग जीत जाते, ब्रिटिशर्स को हरा देते और पूरे देश में मराठा का राज होता. ये पूरा चैप्टर है दी एडवेंचर. एक बार इसको खोल के फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें मेनली क्या है. इसमें मेनली क्या है मेरा बच्चा? बहुत आसान सा चैप्टर था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर. इसमें मेनली यही बताया गया कि प्रोफेसर जो तुम्हारे गायटोंडे हैं, प्रोफेसर गायटोंडे किसमें है? वो कोमा में है. वो किसमें? कोमा में. क्यों है कोमा में? क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है. उसके बाद वो किसमें पहुंच गए? कोमा में पहुंच गए. कोमा में वो सब क्या देख रहे हैं? चेंज्ड इंडिया देख रहे हैं. वो बिल्कुल बदली, चेंज हिस्ट्री, इनफैक्ट हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज हुआ देख रहे हैं. और इसके लिए वो कहाँ जा रहे हैं? उसी हिस्ट्री में जाने के लिए क्या कर रहे हैं? वो हिस्ट्री का पता लगाने के लिए लाइब्रेरी में जा रहे हैं. लाइब्रेरी के बाद आज़ाद मैदान में जा रहे हैं, और फिर आज़ाद मैदान से उनको लगता है कि उनको उठा के किसी ने फेंक दिया था, जिसकी वजह से फिर उन्हें होश आता है, जबकि सच्चाई उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट के बाद वो कोमा से बाहर निकल के आए थे. अब इन सारी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए वो कहाँ जाते हैं? अपने फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे से पूछते हैं कि भाई ये सब क्यों हो रहा था. तो राजेंद्र देशपांडे उनको एक थ्योरी समझाते हैं, कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, जिसके मतलब कि अगर जरा सा चेंज, अगर कहीं कोई हालातों में चेंज आ जाता तो पूरा बिहेवियर बदल जाता, पूरी हवा ही बदल जाती. वो इस थ्योरी के बारे में उनको समझाते हैं. और ये सारी पूरी कहानी एडवेंचर की यही थी. बहुत आसान सी कहानी थी दोस्तों. इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली क्या बनते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ. डन दोस्तों. इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ अ सिंगल इवेंट में चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन. के एक नेशन की हिस्ट्री बदल में एक छोटा सा चेंज कैसे मैटर करता है, वो तुम्हें बताना होगा. तो इसमें तुम कुछ फैक्ट्स याद रखना कि अहमद शाह अब्दाली, जिसको भगा किसने दिया था? मराठा. लेकिन भगाया नहीं था, मतलब ऐसा वो सोचते हैं. अगर ये ऐसा हो जाता तो पूरे नेशन की हिस्ट्री बदल जाती. क्या अगर जो मराठा थे उसे काबुल तक भगा देते. कैसे? कौन कौन मराठा? जो रूलर थे, कौन? सदाशिवराव भाऊ और उनके जो नेफ्यू थे विश्वासराव, वो लोग उन्हें भगा देते, काबुल तक छोड़ के आते. ठीक है. और जो इन्फ्लुएंस था किस किस का? भानु साहब का और विश्वास राव को बढ़ जाता, और जो ईस्ट इंडिया का जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम था वो वहीं रुक जाता, और इस तरह से जो नेशन की हिस्ट्री थी वो बदल सकती थी. तो ये पूरा एक एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है. ये एग्जाम्पल याद रखना एग्जाम में पूछा जाए तो. दूसरा एक कैटास्ट्रॉफी थ्योरी इसमें खूब पूछा जाता है, और क्वांटम थ्योरी. अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई साइंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा. मैं क्या करूँ? तुम्हारे चैप्टर में लिखा हुआ है. तो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी का तो मतलब वो ये कि एक छोटा सा चेंज पूरे बिहेवियर को बदल देता है. अ चेंज इन द लिटिल चेंज, अ स्मॉल चेंज कैन चेंज द होल बिहेवियर. ये वाले सिचुएशन के अंदर सर्कमस्टेंस, चेंज इन द सर्कमस्टेंस कैन चेंज द बिहेवियर. ठीक है. वो चेंज बदल सकता है, बिहेवियर को बदल सकता है छोटा सा सर्कमस्टेंसेस में अगर चेंज आ जाए. जैसे वो बुलेट मिस ना होती, मोरल डाउन ना होता मराठास का, और फिर वो जंग ना हारते. इसी तरह से क्वांटम थ्योरी के फिर ऐसा लग रहा है साइंस पढ़ा रहा हूँ. क्वांटम थ्योरी के ऊपर पूछा है कि क्वांटम थ्योरी क्या होती है, कि कैसे एनर्जी जो होता है, मैटर होता है, एनर्जी और जो मैटर होते हैं वो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पे कैसे साथ में वर्क कर रहे होते हैं, उनकी क्या पूरी सिचुएशन होती है, रिलेशनशिप होता है. अब क्वांटम थ्योरी बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, मैं तो नहीं पढ़ाने वाला. ठीक है. आई होप के एग्जाम में ये सब ना पूछे. इसमें ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे करने. चॉइस में आए तो अगर ऐसा लगे कि नहीं भाई फंस रहे हो, तो दूसरा वाला क्वेश्चन, मेरी ये
अपनी पर्सनल राय है, भाई वाली राय दे रहा हूँ, इस चैप्टर को फिर छोड़ना, दूसरा जो चॉइस में है वो कर लेना अगर इसमें श्योर ना हो तो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है थोड़ा साइंस फिक्शन है, तो सारी साइंस की बातें हैं, ठीक है। अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगर आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है तो जितना मैंने पढ़ा है उतना याद रखना और एग्जाम में लिख के आना, यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ लेट्स गो टू आवर फाइनल चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है द सिल्क रोड। सो नेक्स्ट चैप्टर नहीं है बल्कि एक व्लॉग है जो कि निक मिडल्टन नाम के एक लड़के ने तुम लोगों के लिए लिखा है, बस इतना समझ लो। व्लॉग कैसे, अरे कहीं घूमने जाते हो ना, पूरा बता दो क्या क्या देखा था, क्या क्या किया था, बस निक मिडल्टन ने भी ये बताया था। वो कहां जा रहे हैं भाई, वो जा रहे हैं एक तीर्थ यात्रा पे जिसे कोरा कहते हैं, जो कि बुद्धिस्ट और हिंदू लोग परफॉर्म करते हैं। तो माउंट कैलाश पे उसको जाना है, तिब्बत होते हुए जा रहे हैं, तो बता रहे हैं क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, आइए देख लेते हैं। द सिल्क रोड इज अ स्टोरी अबाउट द ऑथर निक मिडल्टन्स जर्नी टू माउंट कैलाश थ्रू तिब्बत। द ऑथर वांट्स टू गो टू माउंट कैलाश टू फिनिश हिज कोरा। वो अपना कोरा परफॉर्म करना जाना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? बिकॉज ही वांटेड सम पीस इन हिज लाइफ, सम पॉजिटिविटी इन हिज लाइफ, दैट्स व्हाई ही वांटेड टू परफॉर्म कोरा। ओके, व्हाट हैपेंड विद हिम, उनके साथ साथ कौन था? द ऑथर टू डेनियल, डेनियल एक कैरेक्टर है भाई, लिख डालो एक बार, कमेंट करते जाओ, याद रहेगा। तो उन्होंने डेनियल को पकड़ा, डेनियल को साथ में ले लिया और फिर ड्राइवर लिया एक। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम स्लोप्स ऑफ राहु। दे हैड अ ड्राइवर नेम सेतन, सेतन उनके साथ था। हु न्यू अ रूट टू माउंट कैलाश, जिसको माउंट कैलाश का रास्ता पता था, डायरेक्शन पता थी। रास्ते में क्या हुआ, लामो ए लोकल लेडी फ्रॉम रावो, रावो जगह का नाम है ऑफ कोर्स, गिफ्टेड द ऑथर ऑफ शीप स्किन कोट द जनरल अटायर ऑफ ड्रोगबा। ड्रोगबाज बोलते हैं खाना बदोश, जो तिब्बती खाना बदोश होते हैं ना उनको ड्रोगबाज बोलते हैं। अब वहां पे एक लामो नाम की एक लेडी ने ऑथर को गिफ्ट भी किया, एक कोट था जो कि खास शीप स्किन, जो भेड़ की खाल से बना हुआ होता है, मतलब ऊन से बना हुआ होता होगा बेसिकली, वो उनको दिया। ड्यूरिंग द जर्नी द ऑथर ऑब्जर्व्ड वाइड बेरन फील्ड्स विद गजेल्स ईटिंग द ग्रास। वहां पे क्या कहते हैं, बारहसिंगे दिखे उन्हें जो कि वहां पे घास को खा रहे हैं, बंजर खेत जमीनें हैं। हर्ड ऑफ वाइल्ड एसिस कॉल्ड यांग, और वहां के जो एसिस को यांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यांग, ये एग्जाम में पूछा जाता है, यांग बोलते हैं। एंड आइसोलेटेड ड्रोगबाज, ड्रोगबाज खाना बदोशों को, मैंने बोला ये खाना बदोशों को देखते हैं जो कि आइसोलेटेड, जो अलग अलगरज अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। टेकिंग केयर ऑफ देयर कैटल, अपने जानवरों को ध्यान रख रहे हैं, पाल रहे हैं। नोमैड्स टेंट गार्डेड बाय लार्ज तिब्बतन मास्टिफ, और बड़े बड़े साइज के जो तिब्बतन मास्टिफ यानी कुत्ते समझ लो, कुत्ते होते हैं, वो उनकी रखवाली कर रहे हैं कि उन पे कोई हमला ना करे। दैट वर हाईली वैल्यूड एज हंटिंग डॉग्स इन इंपीरियल चाइना, जो कि बहुत हंटिंग डॉग्स हैं, जो कि वो होते हैं ना जो खोजी कुत्ते, वो है वो, तो वो उनकी रक्षा के लिए वहां पर है। द ग्रुप सॉ स्नो कवर्ड माउंटेन्स दैट वर चैलेंजिंग टू क्रॉस, वहां पे बर्फ थी पहाड़ों पे, उन्होंने वो देखा जो कि बहुत चैलेंजिंग थी, वहां से क्रॉस करना मुश्किल भी था। एंड द ऑथर एक्सपीरियंस हेडेक्स ड्यू टू देयर ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड ऊंचे पे जा रहे, माउंट कैलाश बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे, और गाड़ी ऐसे चल रही है, सर फटा जा रहा है, हेडेक हो रहा है, बिल्कुल मेरे जैसी हालत हो रही है भाई। व्लॉग चल रहा है दोस्तों, अभी हम बहुत हाई अल्टीट्यूड पे हैं, हमारे सर में दर्द हो रहा है दोस्तों, ऐसा करके आगे आगे बढ़ रहा है। ड्यू टू द हाई ऑल्टीट्यूड व्हिच वाज 5210 5210 मीटर्स अबव सी लेवल अकॉर्डिंग टू देयर वॉच। 5210 मीटर सी लेवल से सोचो कितने ऊपर पहुंचे हैं, 5000 ऊपर मीटर ऊपर पहुंचे हैं। द कोल्ड वेदर आल्सो अफेक्टेड द ऑथर्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, और ठंड ने भी पूरी उसकी बॉडी को ठंडा कर दिया था। लेटर इन द डे दे रीच्ड अ टाउन नेम्ड होर, रात को शाम में वो कहां पहुंचते हैं? होर में पहुंचते हैं, लेटर इन द डे, ठीक है। विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर एज मिजरेबल विद अ लैक ऑफ वेजिटेशन एंड सराउंडेड बाय रॉक्स एंड डस्ट। वहां डस्टी सिर्फ पत्थर थे, पहाड़ थे, वहां कोई वनस्पति नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो ऑथर को वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत मिजरेबल थी, बड़ी मुश्किल भरी थी। डेनियल रिटर्न टू लहासा, डेनियल तो वापस लहासा चले गए, लिविंग द ऑथर फीलिंग डिसअपॉइंटेड अबाउट द मानसरोवर लेक लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ होर व्हिच वाज फिल्ड विद गार्बेज। लेटर दैट, वहां मानसरोवर लेक को देखने के बाद ऑथर को बड़ा बुरा फील हुआ, क्योंकि पूरे मानसरोवर लेक के अंदर जो कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ था, गंदगी बहुत थी, जिसे देख के बहुत बुरा लगा। डेनियल वहां से लहासा वापस चले गए। अब ड्राइवर सेतन उनके साथ है, और क्या होता है फिर? Located near the town of the Hor, which was filled with garbage. Later that night, रात में they arrived at a guest house in Darchan. वो डार्चन नाम की एक जगह में पहुंचते हैं। But the author was unable to sleep. लेकिन ऑथर को नींद नहीं आती, क्यों? The next morning, Setan took the author to the Darchan Medical College, क्योंकि ऑथर की तबीयत खराब हुई होती है। फिर सेतन जो कि ड्राइवर था, बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था, उसको मेडिकल कॉलेज में लेके जाता वहीं के पास के for evaluation. Upon being assured that the author was fit enough to do the कोरा, सेतन रिटर्न टू लहासा। जब सेतन को लगने लगता है कि हाँ यार अब ये ठीक हो गई इनकी तबीयत सी, तो वो वापस से लहासा वो भी आ जाता है। अब क्या होता है? द नेक्स्ट मॉर्निंग द ऑथर वोक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड फाउंड डार्चन टू बी नॉट एज बैड एज ही इनिशियली थॉट। फिर उसको डार्चन ऑथर को इतना बुरा भी नहीं लगता, वो कहता है यार इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड द टाउन एज डस्टी एंड रन डाउन विद अ फ्यू बेसिक शॉप, लेकिन फिर भी वो कहता है कि यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी है और बहुत थोड़ी बहुत शॉप्स है यहाँ पे। नॉट मेनी पिलग्रिम्स वर अराउंड एंड द ऑथर थॉट ही माइट हैव अराइव्ड टू अर्ली फॉर द पिलग्रिमेज सीजन। उसको लगता है कि यहाँ पे जो धार्मिक यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे है नहीं, और शायद वो गलत सीजन में आ गया है।
बहुत जल्दी आ गया है अभी। विद मोस्ट ऑफ द वे ब्लॉक्ड बाय स्नो द ऑथर डिडंट वांट टू डू द कोरा अलोन। अब आगे ज्यादातर बर्फ ही बर्फ थी, तो ऑथर आगे अकेले नहीं जाना चाहता था, कह रहा क्योंकि बर्फ है, रास्ते में कोई साथी हो तो सही है। व्हाइल वेटिंग फॉर द राइट कंडीशंस द ऑथर मेट नोरबू, अ रिसर्चर फ्रॉम द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज इन बीजिंग। ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पर उसे नोरबू नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो कि चाइनीज होता है, जो कि कहां काम कर रहा होता है, एक रिसर्चर होता है चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, जो कि बीजिंग, जो कि कैपिटल है चाइना की, वहां काम कर रहा होता है। Who was studying the significance of the कोरा एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। उसका काम ही क्या होता है कि कोरा का क्या महत्व है बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बौद्ध धर्म के लिटरेचर में, उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा होता है। नोरबू उसको मिल जाता है, साथी मिल गया भाई, मुबारक हो, मुझे नोरबू मिला है, ये मेरे साथ नोरबू है। हाँ, ये हेलो से हाय नोरबू, नोरबू चाइनीज से है, हाँ ये मेरे साथ अब कोरा करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। The author got to know Nobu and found out they were both there to do the pilgrimage, so they decided to do it together. And the author felt his positive mindset was paying off. और finally उसको ऐसा लगता है कि he was very positive. He just wanted to perform Kora at any cost. He didn't give up at all. He kept going, and ultimately he found a companion in form of Nobu, and they performed Kora together. So ये पूरी जर्नी थी, पूरा व्लॉग था। फाइनली हमने कोरा कर लिया है, मेरे साथ नोरबू है, से हाय नोरबू, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, ऐसे करके थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, ये कह के उन्होंने फिर साइन ऑफ कर दी। ओ माय गॉड। तो भाई मैंने ये क्या किया, ये इस तरह का व्लॉग निक मिडलटन का मैंने बना दिया है। अब तुम लोग एक काम करना, तुम अगर एआई बहुत अच्छी बनाते हो ना, ऐसे मेरे को रख के बनाना है, ऐसे करते हुए। आजकल एआई वाली वीडियो देते हैं, ए हल्कू वाली जो होती है, बिल्कुल ऐसी थी। तुम्हें अच्छी लगती है हल्कू वाली? मुझे तो बड़ी पसंद है। हाँ, ये क्या कर दिया रे मारे, ऐसे करके बोलते ना, उठ जा रे। ठीक है, अरे यार कहाँ पहुंच गए दोस्तों। ये पूरा चैप्टर था, खत्म हो गया, इसलिए मैं भी खुश हूँ। अभी पूरा चैप्टर खत्म हो गया आसानी से, बड़ा मजेदार सा चैप्टर था। इसमें मेनली पता है क्या है कि भाई उसे क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें उसने रास्ते में फेस करी थी, और डार्चन में उसने क्या क्या देखा था, और उसको क्या चीज़ मानसरोवर लेक में उसको क्या बुरा लगा था, उसकी तबीयत खराब हुई थी तो सैतन ने क्या किया था, ये सारी चीज़ें मेनली इसके अंदर है। आइए कुछ और एक्स्ट्रा की थोड़ी बहुत बातें हैं वो और बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, बस फिर छुट्टी। दोस्तों इसमें बेसिक क्वेश्चन बनता है कि इसको सिल्क रोड क्यों कहा जाता है। सिल्क रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाइना से बाकी जो दुनिया के जितने भी लोग थे, जितना भी सिल्क जाता था, ट्रेडिंग का काम होता था, वो सारा इसी रूट से होता था। तो कश्मीर का जो सिल्क होता था वो यहीं से जाता था, इसलिए इसको सिल्क रोड कहा जाता है। सो दैट वाज द रूट बिटवीन चाइना एंड द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट वाई एंशिएंट टाइम में दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिल्क रूट। एक बेसिक क्वेश्चन है कि द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विद डार्चन। डार्चन में बहुत ज़्यादा उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो बताते कि वहाँ डस्ट थे, रॉक्स थे, वेजिटेशन नहीं थी, और बहुत फ्यू शॉप्स थे, तो वो बहुत ज़्यादा उसको डिसअपॉइंटिंग लग रहा था। एक क्वेश्चन है कि द ऑथर थॉट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल, कि कोरा परफॉर्म करने में उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था उसने उसकी हेल्प करी। हाँ बिल्कुल हेल्प करी, वो बीमार भी पड़ गया था, इतनी सारी चीज़ें उसने देखी भी थी, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, फिजिकली वो थोड़ा बीमार था, उसको पार्टनर चाहिए था, बट उसमें वो हार नहीं मानी, वो जल्दी पहुंच गया था सीजन से पहले। वो सब हमने इसमें पढ़ा, वही सारी लाइन्स इसके अंदर आराम से आ जाएंगी। एक ऑथर्स फिजिकल कंडीशन डार्चन में कैसी थी? बट डार्चन में फिजिकल कंडीशन कैसी थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर जो वहाँ का जो एक मेडिकल कॉलेज था वहाँ सेतन उसको लेके गया था, उसको आराम आया, जब तक उस ठीक नहीं हो गया सेतन वहाँ से उसे छोड़ के नहीं गया था। एंड व्हेन ही वाज ऑल सेट टू proceed his rest of his journey, then सेतन अपना वापस चला गया था। तो इस तरह से ये उसकी डार्चन में उसकी फिजिकल कंडीशन थी। ठीक है, ऑथर का नोरबू से मिलने का क्या पूरा सिनारियो था? तो नोरबू कौन था? एक चाइनीज़ रिसर्चर था जो कि बीजिंग से आया हुआ था, वो उसका सपोर्ट करता है। वो भी ये देखना चाहता था कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर जो कोरा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये जानने के लिए वो आया हुआ था। तो वो भी वहाँ पे कोरा ही परफॉर्म करने आया हुआ था। तो वो दोनों को क्या होता है, कंपेनियनशिप मिल जाती है, और उसके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से फिर वो फाइनली कोरा परफॉर्म कर लेता है। बाकी इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लाइव सेशंस के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी पूरी कहानी जानने के बाद तुम्हारे सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे, PYQs वगैरह भी आएंगे, तो तुम एक बार उन पर नजर भी मारोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आया हुआ होगा। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। तो दोस्तों इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बहुत सारे डिस्कस करेंगे हम लाइव सेशंस के अंदर भी, और भी करेंगे। अभी जो भी आपने पूरी वीडियो देखी, पूरी वन शॉट देखी, ये देखने के बाद आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा। बिल्कुल बस इन लॉन्ग आंसर्स को, ये सब मैं इसमें क्वेश्चंस भी तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, पूरी फाइल तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, टेंशन मत लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में लिंक मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी सीन के अंदर मैंने डाल दिए, आराम से देखते रहना, गो थ्रू कर लेना। इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, तुम्हारा पेपर बहुत शानदार जाएगा। कोई भी तुमसे पूछे, बताओ कि भाई किंग टूट में क्या था, बताओ डिस्कवरिंग टूट में क्या था, बताओ वी आर नॉट अफ्रेड डाई में क्या था, बताओ गॉर्डन कुक कौन था, बताओ कैप्टन जेम्स कुक कौन था, क्या तुम्हें पता है? सब कुछ पता चल चुका है मेरा बच्चा। मुझे पूरी उम्मीद है
कि तुम्हें बहुत मजा आया होगा सारे चैप्टर्स पढ़ते हुए। अब नेक्स्ट वीडियो 3-4 दिन बाद मान के चलो कि तुम्हारी पोएम की आएगी, उसमें सारी पोएम एक साथ कवर कर दूंगा। बताओ और तुम्हें क्या चाहिए पोएम की वीडियो में, कहां दिक्कत आती है, मुझे कमेंट भरे हुए मिलने चाहिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार हमारी मेहनत को भी रात के 2 बज रहे हैं, 1:55 हो रहा है, तुम्हें दिखा भी देता हूँ यार, लो तुम भी खुद भी देख लो, 1:53 यहाँ पे हो रहे हैं, मेरे में इसमें 55 दिखा रहा है, तो 1:55 रात के हो रहे हैं, तुम लोगों के लिए खड़ा यार, और कितना प्यार करूंगा तुमसे, ठीक। सो अपना प्यार जरूर देना, वीडियो को शेयर करना यार, हर जगह शेयर करना, दबा के शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह के बताना कि यार कोई है जो हमारे बारे में सोचता है और बिना किसी मतलब वो लालच के सोचता है। इसी उम्मीद में छोड़े जाता हूँ, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं हमारी पोएम की वीडियो में। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। आई एम हियर जस्ट फॉर यू, फॉर योर एनी क्वेरी। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।